दोस्तों नमस्कार। राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजपाल एंड सन्स प्रकाशन ने पिछले साल मई से जब लॉकडाउन हुआ इस देश में, तब से लगातार अपने फेसबुक पेज से एक श्रृंखला मेरे लेखक मेरे सवाल शुरू किया है उन्होंने। इस श्रृंखला में हमारी भाषा के, भारतीय भाषाओं के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बातचीत हर रविवार को होती है और बातचीत में आपके सवाल, दर्शकों के, श्रोताओं के, पाठकों के सवाल हम अपने लेखक से पूछते हैं और लेखक उसका जवाब देते हैं। तो करीब 1 साल पहले यह जो हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ था एक महामारी की वजह से, उसने बहुत सारा नुकसान तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ नए ऐसे पटल भी उसने खोल दिए हैं जो अब से पहले लोकप्रिय नहीं थे, या कह सकते हैं कि वो हमारे ज़हन में नहीं थे। उनमें से एक यह भी है कि हम ऑनलाइन अपने-अपने घरों में बैठकर हम अपने लेखक से बात कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए राजपाल एंड सन्स प्रकाशन ने ये श्रृंखला शुरू की। इस श्रृंखला में अब तक हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक, कवि, कथाकार, साहित्यकार आ चुके हैं, उनसे बातचीत होती हुई। इस कड़ी में आज हमारे बीच में, हमारे साथ, हमारे पेज पर हमारे दौर के बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब मौजूद हैं। मैं उनका इस पेज पर राजपाल एंड सन्स प्रकाशन की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। प्रणाम करता हूँ सर आपको मैं। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह किसी भी परिचय के मुहताज नहीं है। उन्होंने हिंदी कथा में, कथा साहित्य में अपनी एक विशिष्ट उपस्थिति अपने उपन्यासों और अपनी कहानियों से दर्ज कराई है, और हिंदी का कोई भी पाठक प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह से अपरिचित नहीं है। लेकिन फिर भी वे हमारे दोस्त, वे हमारे साथी, वे हमारे हिंदी के या दूसरी भाषाओं के पाठक जो साहित्य की दुनिया में नए-नए आए होंगे, हो सकता है कि वे प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह के पूरे काम से कम परिचित हों। तो मैं उन सब साथियों की जानकारी के लिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक सर आपकी अनुमति से एक छोटा-सा परिचय, जो इतने कम समय में मुकम्मल तो नहीं हो सकता है, लेकिन रख देना चाहता हूँ। दोस्तों, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बलापुर गांव में 5 जुलाई 1949 को पैदा हुए थे। बिस्मिल्लाह जी ने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की, वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त की, एमए किया और फिर बाद में डीफिल की डिग्री वहीं से प्राप्त की। हाल फिलहाल तक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अब्दुल बिस्मिल्लाह जी बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। कुछ समय पहले ही वो रिटायर हुए हैं। उससे पहले, वहां आने से पहले वे बनारस में पढ़ाते रहे हैं। प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह 1993 से 1995 के बीच, इस दौरान पोलैंड के वारसा विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे और 2003 से 2005 के दौरान मॉस्को के भारतीय दूतावास में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर के बतौर भी रहे। 1988 में यूएसएसआर की यात्रा की और 1988 में ही, उस दौरान ही ट्यूनिसिया में अफ्रो एशियाई लेखकों के सम्मेलन में बिस्मिल्लाह साहब ने शिरकत की और वहीं रहते हुए हंगरी, जर्मनी, प्राग, पेरिस की यात्राएं की। 2002 में म्यूनिख में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बुक वीक में हिस्सेदारी की और 2012 के जोहान्सबर्ग में विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, उसमें भी बिस्मिल्लाह साहब ने शिरकत की, मौजूद रहे। दोस्तों, लेकिन बिस्मिल्लाह साहब की जो वास्तविक ख्याति है वह उनके कथा साहित्य से है।
और उनके उपन्यासों, उनकी कहानियों से। उनका उनके उपन्यासों के शीर्षक हैं अपवित्र आख्यान, झीनी झीनी बीनी चदरिया, मुखड़ा क्या देखें, समर शेष है, जहरबाद, दंत कथा, रावी लिखता है, और अभी पिछले साल 2019 में उठाओ। इसके अलावा उनके कहानी संकलनों के शीर्षक हैं अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, रफ रफ मेल, शादी का जोकर, टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, ताकि सनद रहे। एक कहानीकार के रूप में तो बिस्मिल्लाह साहब को लोग जानते हैं। उन्होंने कविताएं भी, बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, उनके कविता संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें वली मोहम्मद और करीमन बी की कविताएं और छोटे बुतों का बयान, उनके ये कविता संकलन का नाम है। दो पैसे की जन्नत शीर्षक नाटक भी अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने लिखा है। इसके अलावा आलोचना में अल्प विराम, कजरी और विमर्श के आयाम शीर्षक आलोचना पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। इसके अलावा अनुवाद का भी काम अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने किया है, और गालिब की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण डायरी है। 1857 के आसपास के संदर्भ को समझने के लिहाज से, दिल्ली को और दूसरे संदर्भों को समझने के लिहाज से, दस्तंबू, उसका अनुवाद बिस्मिल्लाह जी ने किया है। बिस्मिल्लाह जी ने न सिर्फ हिंदी में अनुवाद तो खुद तो किया ही, उनके भी रचनात्मक लेखन का दूसरी भारतीय और भारतीयेतर भाषाओं में भी विपुल अनुवाद हुआ है। उनके बहुत ही मशहूर उपन्यास बुनकरों पर जो लिखा उन्होंने बनारस के, झीनी झीनी बीनी चदरिया का उर्दू में और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। और उनकी कहानियां अनेक भारतीय भाषाओं में, जैसे कि मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला, उर्दू में अनुदित हो चुकी हैं। इसके अलावा वे भाषाएं जो भारत से बाहर बोली जाती हैं और साहित्य लिखा जाता है, उसमें जापानी, स्पेनिश, रूसी, अंग्रेजी में अनुदित हो चुकी हैं उनकी कहानियां। इसके अलावा उनका उपन्यास रावी लिखता है एक पुस्तकाकार रूप में पंजाबी में भी प्रकाशित है, अनुदित है। और उनकी कहानी रफ रफ मेल का रफ रफ एक्सप्रेस शीर्षक से वो फ्रेंच में अनुदित हो चुकी है। उसकी करीब 12 कहानियां अनुदित हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, दिल्ली हिंदी अकादमी का पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का देव पुरस्कार मिल चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे लेखक मेरे सवाल श्रृंखला में अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हम सब के साथ हैं। वे आप सब दोस्तों का, आप सब पाठकों के सवालों का जवाब देंगे, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम को उनके साथ बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूँ। मैं बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका, और मैं अब समझता हूँ कि हम लोगों को अपनी बातचीत शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं सर एक सवाल आशीष राय ने आपके लिए किया है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आपने विदेशों में, यूरोप में खूब यात्राएं की हैं, आपके खुद के लेखन का यूरोपीय भाषाओं में खूब अनुवाद हुआ है। तो ये सवाल भी पहला उनका इससे संबंधित ही है कि विदेश के अनुभव कैसे रहे और यात्रा संस्मरण आपने अब तक क्यों नहीं लिखा है? हाँ, यह सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं कि विभिन्न देशों की यात्राएं मैंने की, लेकिन मैंने यात्रा वृत्तांत नहीं लिखे। दरअसल क्या है कि मैंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत पढ़े, और उनको पढ़ते हुए मुझे कभी-कभी बड़ा अटपटा लगता है कि यात्रा वृत्तांत लिखने की शुरुआत होती है कि कैसे एयरपोर्ट जाने के लिए तैयारी हो रही है, और कैसे सामान बाँधा जा रहा है, पैक किया जा रहा है, क्या-क्या चीज़ें रखी जा रही हैं, और फिर एयरपोर्ट तक पहुँचते हैं। उसके बाद फिर हवाई जहाज़ में चढ़ने का वर्णन, और फिर हवाई जहाज़ के भीतरी वातावरण का वर्णन,
फिर वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ रिसीव करने आए लोग, फिर वहाँ ठहरे, उसके बाद फिर यहाँ घूमे, वहाँ घूमे। तो इस तरह के विवरणों को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ एक रास्ता जैसी होती है। और अ, वस्तुतः मैंने हमेशा ये सोचा कि भई हम जब दूसरे देश में जाते हैं, तो उस देश के जीवन को, वहाँ के समाज को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की संस्कृति को हम कितना जान पाते हैं, किस रूप में उनको हम देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। तो बराबर जब मैं विभिन्न देशों की यात्राओं पर रहा, तो मेरे ज़हन में हमेशा एक ख़्याल आता था कि भई ये जो अनुभव हैं भिन्न-भिन्न देशों के, इन पर यात्रा वृत्तांत की शक्ल में कुछ न लिखकर, और कभी भविष्य में अगर समय मिला, अवसर मिला, तो एक उपन्यास लिखा जा सकता है। यद्यपि कई लेखकों ने ऐसे उपन्यास लिखे हैं, और ख़ास तौर से ये जब प्रवासी साहित्य को लेकर जब विमर्श शुरू हुआ, तो ऐसे तमाम उपन्यासों का ज़िक्र हुआ, सामने आया कि लेखक, लेकिन वो लेखक जाकर या तो बस गए हैं वहाँ, और वहाँ रहते हुए जो जीवन को वो देख रहे हैं, उस पर केंद्रित लोगों ने लिखा है। लेकिन मैं तो ख़ैर बसा नहीं वहाँ, मैं और बस भी नहीं सकता शायद मैं अपने देश के अलावा किसी और देश में। तो लेकिन जितना कुछ अनुभव है, और वो सब मस्तिष्क में और हृदय में तो संचित है ही। और तो मैंने सोचा कि ये जो तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, यात्रा वृत्तांत क्या है? एक एक प्रकार की तात्कालिक प्रक्रिया है कि हम किसी देश में गए, वहाँ घूमा, लोगों से मिले-जुले, और उसको फिर लिख दिया जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ये भीतर बैठ जाए, जैसे बाढ़ नदी में जब बारिश होती है तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ का पानी जब गुज़र जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो पानी जब थोड़ा स्थिर होता है, और तब उस बाढ़ के समय जो स्थितियाँ थीं, वो फिर से एक बार जीवंत होती हैं, फिर से हम उनको याद करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो जीवन, जो कुछ मैंने देखा है, ये जब थोड़ा पक जाए, थोड़ा स्मृतियों में रहते-रहते, तो बहुत संभव है कि मैं कोई कथात्मक रचना लिखूँ भविष्य में। लिख पाऊँगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। यद्यपि मेरा एक उपन्यास जो है रावी लिखता है, ये उपन्यास मैंने मॉस्को में बैठकर लिखा। तो उपन्यास की योजना तो बहुत पहले से थी मेरे दिमाग में, लेकिन उसमें ये नहीं था कि ये मैं बाहर बैठकर लिखूँगा। लेकिन जब मैं मॉस्को में बैठकर लिख रहा था, तो ज़ाहिर है कि मॉस्को मेरे सामने था, मेरे इर्द-गिर्द था, मेरे भीतर घुसा हुआ था मॉस्को। तो इस उपन्यास में बहुत कुछ मॉस्को का चित्र आया है इस उपन्यास में। थोड़ा बहुत जर्मनी का भी थोड़ा-सा हिस्सा आया है, लेकिन वो अपर्याप्त है, वो पर्याप्त नहीं है। तो भविष्य में शायद, जैसा कि मैंने कहा, कि मैं कोई ऐसी रचना लिखूँगा जिसमें विदेश के जो अनुभव हैं, उनको मैं संजोने का प्रयत्न करूँगा। जहाँ तक अंतर की बात है कि भई तो अंतर तो देखिए है, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जो हमारा देश है, हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ हम जी रहे हैं, उसमें और बाहर के देशों में जहाँ हम जाते हैं, कुछ दिनों के लिए घूमते हैं, फिर चले आते हैं। तो अंतर तो स्वाभाविक भी है, एक तो भौगोलिक कारण है, उसके लिए अंतर है। दूसरा ये है कि शायद उसके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। तो कारण तो बहुत हैं, कोई एक और अंतर भी बहुत हैं, और ऐसा नहीं कोई एक अंतर मैं बता दूँ कि साहब ये अंतर है। लेकिन जो एक अंतर जो जो बहुत बड़ा है, वो जो मेरी समझ में आया, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी अ, साथियों से, कि हमारे देश में जो जीवन जितना सहज है, और पारस्परिक संबंध जितने सहज हैं, दूसरे देशों में यह सहजता मुझे देखने में नहीं आई। जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि हम
चाहे लेखकों से हमारा संबंध है या लेखकों से न सही, जो आम लोग हैं, जो दूसरे शहरों में बैठे हुए हैं, छोटे कस्बों में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं, जितना जुड़ाव, हमारा पारस्परिक जुड़ाव आपस में यहाँ पर है, उतना बाहर के देशों में मुझे देखने में नहीं आया। जैसे यहाँ मैं बताऊँ कि हम लोग एक-दूसरे को जब एक-दूसरे का परिचय देते हैं, तो हम लोग कहते हैं भई ये इनसे मिलिए, ये हमारे मित्र हैं। बहुत आसानी से हमारे मुँह से एक शब्द निकलता है मित्र, कि साहब ये हमारे मित्र हैं। जबकि मित्र की तो परिभाषा बहुत गहरी है, बहुत गंभीर परिभाषा है, लेकिन फिर भी हम एक-दूसरे को मित्र कहते हैं। मैं नहीं समझता कि बाहर के देशों में रहते हुए मुझे कभी ऐसा लगा हो कि मैं वहाँ के किसी व्यक्ति को जिससे मैं मिला उससे के बारे में मैं ये कह दूँ कि साहब ये हमारे मित्र हैं। क्योंकि जब हम किसी को मित्र कहते हैं तो वहाँ इतनी बड़ी सहजता आ जाती है कि बगैर किसी औपचारिकता के हम उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उससे अपना सुख-दुःख कह सकते हैं और वो सुनेगा और उसको महसूस भी करेगा, जितना कुछ भी करेगा, मैं नहीं कह सकता 100% महसूस करेगा, लेकिन एक है, ये एक जुड़ाव है आपस का, एक है जुड़ाव और ये इसकी मुझे कमी बाहर के देशों में लगी, इतना इतना अधिक नहीं है वहाँ पर। और ये तो एक तरह का देखा जाए तो जिसको कहते हैं कि एक नकारात्मक अंतर मैंने बताया, लेकिन सकारात्मक अंतर भी हैं, वो बहुत अधिक हैं। जैसे मैं बताऊँ कि वहाँ जागरूकता बहुत है, जागरूकता बहुत है, ऑनेस्टी ईमानदारी बहुत है और विश्वास भी है। मैं बताऊँ कि अब समय इतना नहीं है कि मैं उदाहरण देकर बताऊँ, लेकिन जागृति का अनुमान इससे लगा सकते हैं आप कि मैंने देखा तो वहाँ देशों में कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो बैग लिए हुए है, उसके हाथ में चॉकलेट है, वो खा रहा है और रैपर है उसके साथ पकड़े हुए। चॉकलेट खत्म हो गया उसका, खा चुका। अब उसके हाथ में रैपर बचा है, तो वो रैपर को फेंकता नहीं, वो चलता चला जाता है, बैग लिए अपने पीठ पर वो चलता चला जाता है रैपर को हाथ में लिए हुए और जब कहीं डस्टबिन दिखाई पड़ेगा सड़क के किनारे तभी उसको फेंकेगा वो। वो ऐसे नहीं फेंक देगा कि चलो खा लिया अभी तो खाली हो गया भाई फेंक दो उसको। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा यहाँ बहुत कम देखने में आता है कि वो इस तरह का दृश्य। इसी तरह से कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि मान लीजिए कहीं गए हम और कहीं अपनी कोई बहुत ही मूल्यवान वस्तु किसी जगह भूल गए मान लीजिए कि भूल गए बाद में लौट आए घर और पता चला कि साहब फला चीज तो हम कहीं भूल गए हैं। अब वो याद करते हुए और अचानक हम इधर उधर जाएंगे और किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ लगता है हमको यार वहां तो नहीं भूले हैं। तो हो सकता है वो कोई दुकान हो सकता है कोई रेस्तरां हो, लेकिन अगर वो चीज़ वहाँ हम भूल गए हैं, तो वो चीज़ वहाँ हमें मिल जाती है। जाने पर वो वो चीज़ हमको मिल जाती है। ये इतनी तो ऑनेस्टी मैंने देखी कि ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं साहब यहाँ तो नहीं भूले आप, क्योंकि बहुत मूल्यवान वस्तु है, उसको चाहे तो वो रख सकता है। और इसी तरह से एक आश्चर्य हुआ मुझे। आश्चर्य हुआ कि जैसे हमारे देश में है कि या दिल्ली में सोच लीजिए, दिल्ली जैसे महानगर में भी शायद ये बड़ा असंभव सा लगता है कि मान लीजिए बाजार में हम हैं और हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। तो पैसे खत्म हो गए हैं तो हम किसी दुकान पर जाते हैं, अगर वो दुकान परिचित है, तो वो तो दे देगा कि हमने कहा कि पैसे नहीं है भाई, ये सामान यार हमको चाहिए, तो कहे हाँ, ले जाइए बाद में पैसे दे देंगे। लेकिन कोई बिल्कुल अपरिचित दुकानदार है तो वो शायद ही दे हमें कि पता नहीं ये दोबारा लौट कर आएगा कि नहीं, ये दोबारा पैसा इससे मिलेगा कि नहीं। मैंने देखा और मैंने मॉस्को में ही देखा कि एक दिन रात के समय एक वहाँ दुकान थी जो 24 घंटे खुली रहती थी और गर्मी के दिनों में चूँकि रात में बहुत देर तक करीब 9:30-10 बजे सूरज डूबता है तो बच्चे हमारे घूमते रहते थे। तो एक दिन मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, वो आई तो उसके उसे सामान लिए हुए थे तो वो थोड़ा महँगा लग रहा था मुझे। तो मैंने उससे पूछा मैंने कि भई
ये कितने का है? तो बताया उसने। मैंने कहा इतने पैसे तो तुम्हारे पास थे नहीं, तुम कितना लेकर गई थी? बताया उसने। तो मैंने कहा इतने पैसे तो तुम्हारे पास थे नहीं, ये सामान ये चीज़ कैसे तुमने खरीदी? तो उसने कुछ नहीं कहा। मैं एक दुकान पर ये देख रही थी बार-बार इस सामान को, उसके बाद में जब चलने लगी, वो रूसी भाषा ये लोग बोलने लगी थी। तो कहा वो दु दुकान पे एक औरत बैठी हुई थी, उसने बुलाया, कहा ये क्यों तुम देख रही थी, तो तुम्हें पसंद है क्या? उन्होंने कहा हाँ, मुझे पसंद है। तो कहा ले लो। तो कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है। कहाँ रहती हो तुम? क्या है? बताया पूछा, उसके बाद कहा अच्छा ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो दे जाना। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटी बच्ची कहीं एक दुकान में गई और वहाँ से उसको एक वस्तु दे दिया गया। तो इस तरह से मैंने देखा कि हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा है जो इतना सकारात्मक है, उतना वहाँ नहीं है। और ऐसा भी देखा कि मैंने कि बहुत कुछ ऐसा है जो वहाँ सकारात्मक है और यहाँ नहीं है। तो दोनों प्रकार के ये अंतर मैंने देखे। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि न जीवन को जितना ज़्यादा हम लोग जानते हैं ना, उतने ज़्यादा यथार्थ हमारे सामने खुलते हैं और उतने ज़्यादा रहस्य हमारे सामने खुलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से अवसर है कि अगर किसी को बहुत घूमने को मिलता है। और इसीलिए शायद राहुल जी कहा करते थे भई कि घूमो, घुमक्कड़ शास्त्र लिख दिया था उन्होंने कि भई घूमो, घूमने से दुनिया को हम जानते हैं, दुनिया हमारे सामने खुलती है। ठीक बात है। बिल्कुल सर। अब सर एक सवाल, जहाँ आपने आप रहे भी हैं, पढ़ाया भी है आपने बनारस में और बुनकरों पर उपन्यास है आपका। तो एक जी, सवाल वहाँ से है, अ, वहाँ कवि आलोचक प्रोफ़ेसर आशीष त्रिपाठी हैं, उन्होंने जी। आपसे एक जिज्ञासा ज़ाहिर की है कि अच्छा जी। आप प्रेमचंद, यशपाल और भीष्म साहनी वाली यथार्थ की जो धारा है, उसमें आपने लेखन किया है। तो उनका सवाल ये है कि ये आपको इतना मुफ़ीद क्यों लगा? यह लेखन की यह धारा आपको इतनी मुफ़ीद क्यों लगी? और इसमें ऐसी कौन-सी खूबी है जो आपको बहुत भाई? हाँ, आशीष त्रिपाठी जी मेरे तो अनुजवत हैं और पहले तो मेरा आभार, मेरी शुभकामनाएँ उनके लिए। और उन्होंने ये जो प्रश्न पूछा है, ज़ाहिर है कि यह इसका संबंध जो है कहीं न कहीं विचारधारा से है। तो अब जिन बड़े लेखकों का नाम उन्होंने लिया है, प्रेमचंद हों, यशपाल हैं, भीष्म साहनी हैं, तो ज़ाहिर है कि ये बड़े लेखक हैं। मैं उतना बड़ा लेखक तो नहीं हूँ। इनमें से प्रेमचंद को तो सिर्फ़ हमने पढ़ा है और यशपाल को एक बार हमने निकट से मैंने देखा है। और लेकिन जो भीष्म साहनी है, भीष्म साहनी से तो मेरे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ते हुए, यशपाल के साहित्य को पढ़ते हुए और यशपाल से एक छोटी-सी मेरी मुलाकात रही, तो उसका जो अनुभव है, और भीष्म साहनी से बहुत घनिष्ठता रही और लंबे समय तक उनसे मेरी मुलाकातें रहीं। तो ज़ाहिर है कि अ, ऐसा मैंने महसूस किया कि अ, साहित्य में आखिर हम जब साहित्य के क्षेत्र में आते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? और हमें क्या लिखना चाहिए और हमको कैसे लिखना चाहिए? तो हमने देखा कि चाहे वो प्रेमचंद हों, यशपाल हों, भीष्म साहनी हों, अमरकांत जी हों, हरिशंकर परसाई हों, तो तमाम जो लेखक रहे हैं, मैंने देखा कि इनके यहाँ जो है एक तो क्या है कि जीवन की पकड़ बहुत मजबूत है। और जिस समाज में हम रहते हैं, उसके चारों तरफ जो कुछ हम देखते हैं, उसको हम ऊपर-ऊपर से नहीं देखते, बल्कि एक गंभीरता के साथ उसमें पकड़ होती है। और जैसा देखते हैं वैसा न लिख कर, बल्कि उसके इर्द-गिर्द सोचते हैं कि भई जो कुछ देख रहे हैं हम, जैसा है ऐसा क्यों है? ये प्रश्न उठता है कि भई ऐसा क्यों है? तो ये जो प्रश्न का उठना है, ये जिज्ञासा जो है कि ऐसा क्यों है? ये प्रश्न से बहुत सारे उत्तर खुलते हैं। और
वो जो उत्तर खुलते हैं, उन उत्तरों के बीच से जब हमारी मानसिक चेतना गुजरती है, तो जीवन के बहुत सारे ऐसे स्तर सामने आते हैं जिन्हें हम मात्र कलात्मकता से उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। वहाँ कहीं न कहीं वैचारिक धरातल पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ता है। जैसे जब मैं बनारस में था, तो ज़ाहिर है कि जिस क्षेत्र में मेरा समय गुज़रा वहाँ, वो बुनकरों का इलाका था और उनके बीच मैं जब आरंभ में बनारस गया और उनके बीच रहा तो शुरू-शुरू में तो मुझे थोड़ी-सी परेशानी हुई क्योंकि लिखने-पढ़ने में थोड़ा मुझे विघ्न और बाधाएँ आती थी क्योंकि दिन-रात उनके करघे वगैरह चलते रहते थे, बहुत आवाज़ आती थी और जी, मैंने बहुत प्रयास भी किया कि मैं शायद कहीं और ले लूँ किराए का घर जाकर रहूँ। लेकिन ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एहसास है हमारे समाज का कि आप अगर मुसलमान हैं तो आपको कोई हिंदू घर नहीं देता। इसी तरह से उल्टा भी है कि जो हिंदू हैं तो शायद मुसलमान भी घर नहीं देता। तो बहुत बहुत बहरहाल तो इसका लाभ ही हुआ मुझे घर नहीं मिला और मुझे विवश होकर मुझे उसी इलाके में रहना पड़ा। लेकिन बाद में मेरे ज़हन में एक सवाल उठा कि भई ये इतनी कीमती ये जैसे अभी जो बात की मैंने कि प्रेमचंद को पढ़ें, यशपाल को पढ़ें या भीष्मधानी को पढ़ें या अन्य लेखकों को पढ़ें, अमरकांत को पढ़ते हैं, शेखर जोशी को पढ़ते हैं या तमाम लेखक हैं। तो एक प्रश्न उठता है और प्रश्न के बाद फिर उनके उत्तरों की खोज में हम निकलते हैं। जैसे मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि ये बनारसी साड़ी का जो लोग नाम सुनते हैं साहब और कि भाई बनारसी साड़ी क्या होती है साहब? फिर धीरे-धीरे पता चलता है जब बनारसी साड़ी खरीदने जाए तो साहब ये बहुत महँगी साड़ी है। तो मुझे ये प्रश्न आया कि यार जो लोग इतनी मूल्यवान साड़ियाँ बना रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनका जीवन इतना जो है दुःखमय क्यों है? इतना संघर्ष आखिर वो लोग जीवन में कर रहे हैं, जिनके पास ठीक से खाने का ठिकाना नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं पहन पाते वो उनके बच्चे शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो जो ये प्रश्न था मेरा, ये इस प्रश्न ने बहुत सारे उत्तर खोले कि इसके तो एक कारण नहीं भाई, अनेक कारण हैं और बड़े बहुत ही गंभीर कारण हैं। तो कि कितना इनका शोषण हो रहा है वहाँ, कितना उत्पीड़न हो रहा है इनका और एक ओर आर्थिक धरातल पर मैंने देखा, दूसरी तरफ मैंने सामाजिक धरातल पर देखा। उनके अपने भीतर के जो अंधविश्वास हैं, उनकी रूढ़ियाँ हैं और इनमें भी उनके उनके कारण नज़र आए मुझे। तो इस तरह से जीवन के जो विविध पक्ष हैं, उन पक्षों के साथ जब मैंने उन बुनकरों के जीवन को रख कर देखा, तो तमाम तरह के ऐसे यथार्थ मेरे सामने खुलकर आए, जो शायद सामान्यतया ऊपर-ऊपर से देखने पर वो नहीं आते। और वो जो गंभीर यथार्थ मेरे सामने धीरे-धीरे परत दर परत जैसे प्याज के छिलके निकालते हैं ना और धीरे-धीरे प्याज की सच्चाई सामने आती है। तो वो धीरे-धीरे जब वो सच्चाई सामने आने लगी, तब मेरे मस्तिष्क में इसका ताना-बाना बनना तैयार हुआ और जिसका परिणाम है मेरा ये उपन्यास झीनी झीनी बीनी चररिया। और मैंने बहुत कोशिश की कि इस उपन्यास के माध्यम से बनारस के साड़ी बुनकरों तथा बनारस के आस-पास जो तमाम बुनकर समुदाय है, चाहे वो मऊनाथ भंजन हो, कोपागंज है, दोहरी घाट है, खलीलाबाद बस्ती है, मगहर है, ये पूरे क्षेत्र में जो ये समुदाय बिखरा हुआ है, उनके जीवन के जो परतें हैं, उनको मैं इसके माध्यम से पाठकों के समक्ष खोल सकूँ। पता नहीं मैं इसमें कितना सफल हुआ हूँ या नहीं। तो उस विचारधारा से जुड़ाव का एकमात्र कारण ये था कि प्रश्न उठेंगे, तो उनके जो उत्तर आएँगे, उनको हम किस तरह से खोजेंगे और हम एक सही दिशा में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इसी विचार ने मुझे शायद उस विचार से जोड़े रखा और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस विचार से जुड़ा रहूँ और
भविष्य में देखिए मैं क्या कर पाता हूँ और जी। अगला सवाल है सर, डॉक्टर मुकेश विरोठा का। हुँ, वो जानना चाहते हैं कि आपकी कथाओं में जो बेबाकी है, निडरता है, खरी बात है, वो आपको सबसे अलग बनाती है। जाति और धर्म पर आपका आपका जो कटाक्ष है, वो समाज के यथार्थ से रूबरू करवाता है। तो यह सच्चाई तथाकथित, उन्होंने ये उनका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये सच्चाई तथाकथित विमर्शकारों से भिन्न आपको विशिष्ट बनाती है। तो सवाल उनका ये है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि इससे आपके अपने दूर हो जाएँगे या फिर इसका कुछ नुकसान आपको कभी झेलना पड़ा हो? हाँ, मुकेश मेहरोठा जी जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में अध्यापक हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उन्हें जी, मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएँ और ज़ाहिर है कि वो न सिर्फ़ मेरी रचनाओं को पढ़ते हैं बल्कि मुझसे बहुत संबंध भी है, बहुत सम्मान देते हैं मुझे वो। और अ, मुकेश का ये प्रश्न बहुत सार्थक प्रश्न है और यह प्रश्न पहले भी मुझसे पूछा गया है और वही एक वाक्य का प्रश्न पूछा गया है कि जब आप इस तरह से खुलकर लिखते हैं, चोट करते हैं तमाम अ, जातिगत संबंधों पर या धार्मिक मामलों को लेकर तो क्या आपको भय नहीं लग डर नहीं लगता क्या? तो उत्तर मैंने भी बहुत छोटा-सा हमेशा दिया है कि नहीं मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि डर देखिए डर जब लगेगा तो फिर लिख नहीं सकता आदमी फिर। क्योंकि अगर आप डरेंगे अगर कोई डरेगा तो वो लिख ही नहीं सकता फिर। ठीक अच्छा बात डर क्यों लगेगा? सवाल ये है। क्योंकि देखिए मैं जो कुछ लिखता हूँ या जो कुछ मैंने लिखा है, उसमें कहीं भी मेरी नीयत में तो कोई खोट नहीं था। मैं किसी को हानि पहुँचाने के लिए तो नहीं लिखता। मैंने कोई कहानी या कोई उपन्यास ऐसा नहीं लिखा कि अ, मेरे भीतर कहीं ये चोर छिपा हुआ है कि मैं किसी को इससे हानि पहुँचा रहा हूँ, किसी को कष्ट पहुँचा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो मैं फिर डरूँगा क्यों? जो ज़ाहिर है कि सच्चाइयाँ बहुत तल्ख़ होती हैं। सत्य बहुत कड़वा होता है, ये हम सब जानते हैं और इसीलिए कड़वा सत्य जो है ये सुनना भी बहुत मुश्किल है और बोलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यही तो मुश्किल जो काम है वही तो लेखक करता है भई। जो ज़िम्मेदार लेखक है, वह कठिन कार्य ही तो करता है, मुश्किल कार्य ही तो करता है। सहज कार्य तो कोई भी कर सकता है, मुश्किल कार्य करेगा जो उसकी उसकी सार्थकता है ना भई। और मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों का क्रोध नहीं झेलना पड़ा, बिल्कुल झेलना पड़ा है। लोगों का गुस्सा भी झेला है मैंने, लोगों का विरोध भी झेला है मैंने और अ, लोगों ने तमाम जे एक ज़माना था जब पत्र व्यवहार का ज़माना हुआ करता था, तो बहुत सारे पत्र मुझे इस तरह से मिलते थे। कई बार धमकी भरे पत्र भी मिले, लेकिन मैं उनसे तो घबराया नहीं। इसलिए कि मैंने जो कुछ लिखा या जो कुछ भी अभी भी जो भी लिखता हूँ मैं, तो उसके पीछे मेरा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि मैं ऐसे यथार्थ को खोल कर सामने रखूँ, जिसकी तरफ उनका भी ध्यान जाए, जो उस यथार्थ को जी रहे हैं ठीक और क्योंकि वो जी रहे हैं, लेकिन वो कभी सोचते नहीं। कभी शायद ध्यान नहीं जाता उनका कि हम जो जी रहे हैं जो भोग रहे हैं, जो कर रहे हैं हम, ये कितना सही है, कितना गलत है, शायद इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो रचनाकार का दायित्व क्या है? रचनाकार का दायित्व तो यही है कि वो ध्यान दिलाए कि भई ये जो हो रहा है या जो तुम कर रहे हो, ये कितना सही है और कितना गलत है। हो सकता है तुम्हारे लिए सही हो, लेकिन व्यापक जनजीवन के लिए, एक समाज के लिए यह कितना गलत है। तो शायद कभी उस पर उसका उनका ध्यान चला जाए और वो अपनी गलती को अगर महसूस कर लेगा, तो मैं समझता हूँ कि वह फिर वैसा हो सकता है ना करे। सारे लोग
जाहिर है कि लेखक जो है समाज सुधारक तो उस तरह से नहीं होता। हालाँकि कबीर के साथ एक विशेषण जोड़ दिया गया कि समाज सुधारक थे। अरे भाई समाज सुधारक, कबीर कवि थे, हैं? वो समाज को सुधारने के लिए ठेका नहीं ले रखा था। हम भी समाज सुधारक नहीं है। हाँ, हम जो लिख रहे हैं, अगर उससे समाज में, जीवन में कुछ सुधार आ जाए, तो यह एक सफलता हमारे लिए है। और वह अगर एक छोटी-सी सफलता भी मिलती है, तो उससे एक अपार प्रसन्नता होती है। तो यह सोच कर जो कुछ भी मैंने लिखा है, वो मात्र यह सोच कर लिखा है। और मैं बता दूँ कि जब लिख जो कुछ मैंने लिखा, उससे अगर कुछ सुधार होगा, तो अगर मुझे प्रसन्नता मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मिलेगी, उन्हें भी प्रसन्नता मिलेगी। और यहाँ मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बताना चाहूँगा कि ऐसा अनुभव है मेरा कि मेरे लेखन की जिन चीज़ों से कुछ लोग बहुत नाराज़ रहे हैं, एक समय के बाद वही लोग प्रसन्न भी हो गए। उन्हीं लोगों से ये भी सुनने को मिला कि नहीं भाई ये जो लिखा यार ये ठीक ही लिखा, हैं? ये जी, पढ़कर हमको लगा कि हाँ, गलत हो रहा था या हम गलत कर रहे थे। तो ऐसा भी अनुभव मुझे हुआ कि कहीं न कहीं उनमें परिवर्तन देखने को मिला। कि तो अगर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, तो परिवर्तन की आकांक्षा ही तो लेखक की होती है भाई, कि जो कुछ है वो कुछ बदले, उसमें कुछ परिवर्तन आए। यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो उद्देश्य है। तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता और मुझे मुझे खौफ नहीं लगता, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई विध्वंसक कार्य कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये रचनात्मक कार्य है। जी। सर एक हमारे साथी हैं डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह, तो जी। उन्होंने 2 सवाल एक साथ भेजे हैं। हुँ, पहला सवाल उन्होंने भेजा है कि क्या कारण है कि ऐसी रचनाएँ अब कम आ रही हैं जिससे किसी समाज या वर्ग को संपूर्णता में जाना जा सके? हुँ, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जैसे कि आपकी रचना को पढ़ कर के एक हुँ, बुनकर समाज को वो समझ लेते हैं, तो ऐसी रचनाएँ कम आ रही हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल उन्होंने उससे लगभग जुड़ा ही है कि अब यथार्थ की जगह टेक्नीक को नए लेखक बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? 2 सवाल उन्होंने आपसे हुँ। पूछे। हाँ, तो विक्रम सिंह जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अ इसमें भाग लिया और मुझसे 2 प्रश्न पूछे हैं। दोनों प्रश्नों का मैं जैसा भी बन पड़ेगा उत्तर दूँगा। जहाँ तक पहला प्रश्न है कि ऐसी रचनाएँ कम आ रही हैं, जिनमें जीवन का चित्रण समग्रता के साथ किया जाए या किया गया हो, तो कम आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र कारण है कि जीवन को समग्रता में समझने का अभाव। क्योंकि जब हम जीवन को समग्रता में समझेंगे, तभी तो हम समग्रता में लिख पाएँगे। अगर हम उसे समग्रता में नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसे कैसे लिख पाएँगे? जैसे चूँकि उदाहरण में तो मेरा ही उपन्यास है जो कि झीनी झीनी भीनी चदरिया। तो मैं बताऊँ कि हम सभी जानते हैं कि बनारस एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ बनारसी साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, बनारसी साड़ियाँ बनती हैं। लेकिन इस इस तमाम प्रकार की जो जानकारियाँ हैं हमारे पास, इन जानकारियों के आधार पर मैं बैठकर कहीं दिल्ली में या कहीं और, मैं सोचता कि मैं बनारस के बुनकरों पर एक उपन्यास लिख दूँ, तो ये तो संभव नहीं था। यहाँ तक कि मान लीजिए हम बनारस जाते हैं और गए वहाँ और वहाँ देखा, जाकर रिक्शे पर बैठकर मोहल्लों में घूमे हम, कुछ दिन रहे वहाँ, लोगों से मिले-जुले भी, लोगों से बातचीत भी की। उसके बाद भी यह बिल्कुल संभव नहीं था कि उनके जीवन पर झीनी-झीनी भी चदरियाँ लिख दी जाती। यह बिल्कुल संभव नहीं है। मुझे मालूम है कि
बहुत सी रचनाएँ इस प्रकार लिखी जाती रही हैं कि अ, कहीं गए किसी विशेष क्षेत्र में, वहाँ के रहने वालों का की जीवन स्थितियों को देखा, कुछ कुछ नोट्स बना लिए, कुछ जानकारियाँ इकट्ठी कर लीं और उनके आधार पर कुछ लिख दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि अ, पाठकों ने उसे उस रूप में तो नहीं लिया जिस रूप में लिया जाना चाहिए। तो जब तक अगर मैं वहाँ ना रहता 10 वर्ष 10 वर्ष मैं रहा और बनारस शहर के तो किसी ही कोने में रह सकता था मैं और किसी भी कोने में रहता तो हो सकता है जीनी चदरिया अब ना लिख पाता मैं या लिख पाता तो शायद वो बात ना होती जो बात इसमें है। अ, कई बार ये आया दिमाग में, लोगों ने भी ये प्रश्न उठाया कि बनारस तो साहित्य का केंद्र था। बड़े-बड़े लेखक वहाँ पैदा हुए। हुँ? भाषाचंद्र हरिश्चंद्र वहीं हुए, जयशंकर प्रसाद वहीं हुए, सब हुए, सबको छोड़ दीजिए, प्रेमचंद वहीं हुए। अब लेकिन प्रेमचंद के यहाँ बनारस के बुनकर क्यों नहीं है भाई? अब ज़ाहिर है कि ये प्रेमचंद का दोष तो है नहीं। भई प्रेमचंद तो बनारस से दूर लम्ही गाँव में रहते थे। बनारस शहर से उनका इतना संबंध था कि वो गाँव से शहर आते-जाते थे। हुँ? और वो शहर के भी एक ख़ास भूभाग में आते-जाते थे। ज़ाहिर है कि उन्होंने देखा ही नहीं था कि बनारस के बुनकर कैसे रहते हैं, ये देखा ही नहीं था। तो कैसे लिख देते प्रेमचंद? मैं ही बीएचयू के आस-पास कहीं रहता, मान लीजिए लंका के आस-पास, गोदोलिया के आस-पास या 80 के आस-पास, तो हो सकता है मैं भी ना लिख पाता। मैं चूँकि उन्हीं के बीच रहा और 10 वर्षों तक रहा और 10 वर्ष बहुत कोई बड़ा तो नहीं कालखंड होता, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होता। क्योंकि जब हम रहते हैं किसी के बीच तो हम सिर्फ़ 4 दीवारों के अंदर, घर के अंदर हम नहीं रहते, बल्कि हम उनके साथ रहते हैं। उनके साथ रहते हैं का मतलब ये है कि जो कुछ वो जी रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम भी उसको जीते हैं। उनके सुख-दुःख, उनके जो हानि-लाभ या जो कुछ भी है, उनका दिन-रात कैसे गुज़र रहा है, इन सब से हम जितना रू हम म उतना ही रूबरू होते हैं, जितना रूबरू वो होते हैं और शायद इसीलिए हम लिख पाते हैं। और अगर यह संभव नहीं होगा तो समग्रता में लेखन तो नहीं हो पाएगा, किसी जीवन का समग्रता में चित्रण नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ एक अपना एक शेयर करता हूँ अपना एक अनुभव इसी से संबंधित कि जब ये झिनी झिनी बीनी चवैया प्रकाशित हुआ और उसके बाद जब इसकी चर्चा होने लगी, तो उन्हीं दिनों मेरे पास एक पत्रव्यवहार का ज़माना था, पत्र ही आते थे, तो मेरे पास एक पत्र आया और वो पत्र मेरे पास कश्मीर से आया और उस पत्र में मुझसे एक तरह से आग्रह किया गया था कि ये जो कश्मीर में ख़ास तौर से जो श्रीनगर में जो डल झील है, वहाँ जो हाउस बोट है, तो कहा कि यहाँ जो हाउस बोट में लोग आते हैं, पर्यटक दूर-दूर से, देश भर से, विदेश से सब आते हैं और हाउस बोट पर रहते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, आनंद उठाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हाउस बोट में पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनका जीवन इतना दुखद है, इतना संघर्षमय है कि उस पर किसी ने लिखा नहीं। तो मुझसे एक तरह से आग्रह किया गया था पत्र में कि आप यहाँ पर आएँ कश्मीर, श्रीनगर में और कुछ दिनों तक रहें, हम रहने का प्रबंध वगैरह सब कर देंगे और उसके बाद एक उपन्यास लिख दें इन पर। तो मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा भाई यह संभव नहीं है। मैं कश्मीर आ जाऊँगा, मेरे रहने का प्रबंध मान लीजिए होगा, कितने दिन के लिए हो जाएगा भई? अरे 15 दिन के लिए हो जाएगा, 1 महीने के लिए हो जाएगा, 2 महीने, 3 महीने के लिए हो जाएगा। मैं किसी होटल में बैठ कर रहूँगा, ऐसा तो नहीं कि हाउस बोट पर रहूँगा, उसका हाउस बोट तो किराए पर चलेंगे भई, उनमें तो पर्यटक आते हैं, रहते हैं। या मान लीजिए कुछ दिनों के लिए हाउस बोट पर भी मेरा रहना हो गया, इससे मैं हाउस बोट पर काम करने वाले, उनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन को समग्रता के साथ मैं उतनी समग्रता के साथ कम से कम नहीं जान पाऊँगा, जितना जानना ज़रूरी है एक उपन्यास लिखने के लिए।
ठीक तो है। सभी मित्रों से मैं कहता हूँ कि यह बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल है। और अ, जब शायद यही कारण है, क्योंकि आज तो समय जो है इतनी तेजी से भाग रहा है, और शायद इतना समय नहीं है, या शायद वह अवसर नहीं है आज लेखकों के पास कि एक जगह बैठकर किसी जीवन को बहुत ही गहराई के साथ और विस्तार के साथ भी, डेप्थ एंड डिटेल्स दोनों के साथ उसको जान सके, या शायद जानने की कोशिश नहीं की जाती। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि जब हम समग्रता में हम उसका अवबोधन नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, तो फिर कोई रचना कैसे लिखी जा सकती है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि यथार्थ को छोड़कर टेक्निक की तरफ जा रहे हैं, मैं इसको पूर्ण सत्य नहीं मानता। ये आंशिक सत्य हो सकता है, क्योंकि सारे लेखक तो एक तरह नहीं है। ऐसे भी रचनाकार हैं जो, देखिए, रचना के लिए किसी एक का होना पर्याप्त नहीं है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जिसको हम कहते हैं कथ्य और शिल्प। जब हम यथार्थ की बात करते हैं तो उसका संबंध कथ्य से है, कि यथार्थपरक कथ्य। लेकिन जब हम टेक्निक की बात करते हैं तो वो शिल्प की बात आ जाती है। तो कंटेंट और फॉर्म, कथ्य और शिल्प, ये दोनों के इस योग से साहित्य संभव होता है। केवल कथ्य पर अगर ध्यान रहेगा, टेक्निक पर ध्यान नहीं देंगे, हम फॉर्म पर ध्यान नहीं देंगे, तो भी अच्छी रचना, महत्वपूर्ण रचना नहीं हो सकती। इसी तरह से यदि हम केवल टेक्निक पर ध्यान देंगे, किसी केवल फॉर्म पर ध्यान देंगे, शिल्प पर ध्यान देंगे, हम कथ्य पर को नजरअंदाज करेंगे या कम ध्यान देंगे, तो भी अच्छी रचना नहीं हो सकती। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो सिर्फ टेक्निक की तरफ भाग रहे हैं या उसकी ओर देख रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि बगैर कथ्य के मात्र टेक्निक का सहारा लेकर लिखना यह सुसंगत नहीं है। और दूसरे रचनाकार जो कथ्य पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, शिल्प पर कम ध्यान दे रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि उन्हें भी पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि दोनों दोनों की आवश्यकता है, दोनों के योग से ही रचना संभव होती है। जी, जी। धन्यवाद सर। आगे एक सवाल है शहंशाह आलम जी का हुँ, कि झीनी झीनी बीनी चदरिया लिखते समय कैसा महसूस हुआ था आपको? हुँ। हाँ, शहंशाह आलम कवि हैं, और कवि के रूप जी, में उनका नाम है, उनसे मेरी एक आध बार मुलाकात भी है पटना में। तो वही, तो मुझसे छोटे ही हैं, तो उनको भी मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएँ। अ अ, शाहज़ाद आलम ने जो ये प्रश्न पूछा है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया लिखते हुए कैसा महसूस हुआ था? तो मैं बहुत छोटा-सा ही उत्तर दूँगा इसका। कोई मुझे कबीर की एक पंक्ति याद आती रही बहुत, जब मैं इसको लिखता रहा, कि अ, कबीर ने एक जगह कहा है, सब लोग जानते हैं इसको, कि मैं काशी का जुलाहा। तो कबीर तो पता नहीं पैदा कहाँ हुए थे, लेकिन वो उस परिवार में तो पले-बढ़े ही, जो बुनकरों का परिवार था। फिर भी कह रहे हैं कि मैं काशी का जुलाहा। मैं तो ख़ैर नहीं पला-बढ़ा उनके उस परिवार में। मैं तो ऐसा नहीं था। लेकिन लिखते समय ऐसा लग रहा था कि यार मैं काशी का जुलाहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं शायद यही बन गया हूँ। अ, मैं शायद कुछ और नहीं हूँ इस समय, मैं यही बन गया हूँ। अ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जीनी जीनी बीनी चदरिया के प्रकाशन से पहले इसकी पांडुलिपि अ, पढ़ने के बाद अ,
राजकमल प्रकाशन की जो स्वामिनी थी शीला संधू जी, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मुझसे उन्होंने शुरू में प्रश्न पूछा। तो पहला प्रश्न उनका था कि क्या आप बनारस के हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं पैदा तो इलाहाबाद जिले के गांव में हुआ हूँ, लेकिन मैं बनारस में रहा हूँ 10 वर्षों तक। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि क्या आप बुनकर समुदाय से हैं क्या? तो मैंने कहा था कि नहीं। तो उनको आश्चर्य हुआ था कि आप बनारस में पैदा नहीं हुए, बुनकर समुदाय से आपका संबंध नहीं है, फिर कैसे ये संभव हो गया? तब भी मैंने यही कहा था कि मैं भले जन्म मेरा कहीं और हुआ हो, भले मैं किसी और समुदाय का हूँ, लेकिन बनारस में रहते हुए और उस समुदाय के बीच रहते हुए मैंने धीरे-धीरे ऐसा महसूस किया कि मानो मैंने यहीं जन्म लिया है, इन्हीं के बीच पला-बढ़ा हूँ और इन्हीं के बीच रहा हूँ। ऐसा मुझे महसूस होता रहा और शायद यही कारण है कि मैं उस जीवन को रच सका। तो यही यही मेरा उत्तर है कि उस समय मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि मैं कोई और अब्दुल नहीं हूँ, बल्कि इन्हीं के बीच का एक व्यक्ति हूँ, इन्हीं जैसा हूँ, यही हूँ बल्कि मैं। ठीक बात है, सही। अगला सवाल है प्रियंका कुमारी झा का। जी। वो पूछती हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य में संस्मरण का स्वरूप किस प्रकार का है? देखिए संस्मरण के कोई अलग-अलग स्वरूप तो उस तरह से नहीं होते। शैलियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। संस्मरण तो संस्मरण ही होता है कि लेखक जब किसी व्यक्ति को याद करता है, किसी विशेष घटना को याद करता है, किसी विशेष समय को याद करता है, तो जो कुछ भी स्मृतियों में होता है, उन्हीं स्मृतियों से निकाल कर वो लिखता है संस्मरण के रूप में। तो अब ये कहना कि नहीं हिंदी के संस्मरणों की ये विशेषता है और उर्दू के संस्मरणों की ये विशेषता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी के संस्मरण और उर्दू के संस्मरणों में कोई बहुत इस तरह का बहुत बड़ा कोई बुनियादी अंतर हो, ऐसा कम से कम मुझे तो नहीं लगता। और अब हो सकता है पढ़ने वालों को हिंदी के संस्मरण कुछ और लगते हों, उर्दू के संस्मरण कुछ और लगते हों। तो हो सकता है भई, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जैसे देखिए कि मैं जब जैसे मंटो ने बहुत लोगों पर लिखा है, साध हसन मंटो। अब उन्होंने आगाह कश्मीरी पर जो लिखा है, हालाँकि उसे लोग संस्मरण ना कहकर रेखा चित्र कहते हैं। अब रेखा चित्र और संस्मरण में भी थोड़ा बहुत तो अंतर है, लेकिन वो एक तरह से संस्मरण ही होते हैं क्योंकि हम अनुभव सुनाते हैं कि हम कैसे मिले। तो अद्भुत है वो, और वो उसी तरह से लगता है जैसे हम किसी लेखक से घनिष्ठता के साथ जब उसके साथ बहुत दिन तक हम रहते हैं और उसके बारे में जिस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने तमाम लेखकों के संस्मरण मैंने खुद लिखे हैं। जैसे अमिला नागर से बड़ी घनिष्ठता थी मेरी, उनको मैंने लिखा। तो अब मंटो का जब पढ़ते हैं आगा हर्ष कश्मीरी के बारे में जो लिखा उन्होंने, तो उतना ही जीवंत लगता है जैसा कि कोई हिंदी का लेखक किसी हिंदी के लेखक का संस्मरण लिखता है। तो इस तरह से संस्मरण और संस्मरण में मुझे कोई बहुत उस तरह से बुनियादी अंतर तो नहीं लगता। जी, जी। अगला सवाल है सर जाहिद खान का। हुँ, वो पूछते हैं कि ये जो मौजूदा दौर है हमारे समय में, जी। इसमें वैचारिक आधार पर जो संगठन है जैसे कि प्रगतिशील लेखक संघ, जैसे कि जनवादी लेखक संघ, जैसे कि जन संस्कृति मंच, जैसे कि दलित लेखक संघ और दूसरे लेखक जो विचारधारा पर आधारित, उनकी क्या प्रासंगिकता है इस दौर में? हाँ, ज़ाहिद खान भी मेरे परिचित हैं और बहुत मैं इनसे मिल चुका हूँ मैं। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ाहिद खान जी, आप जुड़े हुए हैं इससे, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। देखिए, अ
लेखक संगठनों की प्रासंगिकता तो हमेशा रही है और रहेगी। जहाँ तक आज की बात है, तो क्या आज मेरे समझ से ये प्रश्न है कि क्या आज प्रासंगिकता खत्म हो गई है? जी नहीं, खत्म तो नहीं हुई है। हाँ, यह बहुत ही अ, अफ़सोसनाक है कि संगठन अब उतने सक्रिय नहीं रह गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि निष्क्रिय हो गए हैं, लेकिन ये है कि उतने सक्रिय अब नहीं है जैसे कि पहले थे। अगर वो मैं समझता हूँ कि लेखक संगठन ख़ास तौर से मैं जो दलित लेखक संघ कहा, मैं तो उसकी बात उतना नहीं कह सकता, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच, क्योंकि इनसे करीब रहा हूँ मैं प्रगतिशील लेखक संघ से, तो मैं बुनियादी तौर पर मैं जुड़ा रहा हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ। तो मैंने खुद देखा है इन संगठनों को, इन संगठन से जुड़े लेखकों को और संगठनकर्ताओं को। एक समय था जबकि बहुत सक्रिय थे, तरह-तरह के कार्यक्रम होते थे, तरह-तरह की गोष्ठियाँ होती थी। गोष्ठियों के अलावा भी वो तरह-तरह से जो कुछ भी हलचल समाज में होती थी, आस-पास होती थी, उसमें आगे बढ़कर वो हिस्सा लेते थे। उसमें तो कमी आ गई है, देखिए। और शायद इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि प्रासंगिकता आज है। अरे भाई, प्रासंगिकता तो है, ज़रूरत है संगठनों को सक्रिय होने की, और सक्रिय तो ज़ाहिर है संगठनकर्ताओं का ये दायित्व होता है कि वो सक्रिय करें, और हम सभी रचनाकारों का ये दायित्व होता है कि हम सक्रिय हों। तो सवाल प्रासंगिकता का नहीं है, सवाल सक्रियता का है। वो जी, सक्रियता अगर होगी तो अपने आप उसकी प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाएगी। जी। एक साथी राधेश्याम शर्मा हैं, उनका कहना है हुँ, कि साहित्य समाज में शुचिता बनाए रखने का साधन है। पहले एक सवाल से पहले उन्होंने एक छोटा-सा स्टेटमेंट लिखा है, फिर सवाल पूछा है सर, कि साहित्य समाज में शुचिता बनाए रखने का एक साधन है। प्रेमचंद, यशपाल, भीष्म साहनी के लेखन में यह दिखता है। विसंगति बताया जाना भी इसी हेतु है। तो आपके अनुसार, यानी अब्दुल बिस्मिल्लाह कथाकार, महत्वपूर्ण कथाकार के अनुसार, साहित्य के मूल स्वर क्या होने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि समाज में शुचिता बनाए रखने का साधन अगर कहा जाए तो ये शुचिता आखिर है क्या? तो इसको हम दार्शनिक ढंग से समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस तरह की शुचिता तो समाज में साहित्य नहीं बना सकता, बना भी नहीं सकता, क्योंकि शुचिता बहुत ही गंभीर शब्द है। हाँ, ये है कि ये ज़रूर मान सकते हैं, कह सकते हैं कि समाज को एक तरह से समाज में संतुलन बनाना साहित्य का एक दायित्व होता है, और जो कुछ गलत है, हो रहा है समाज में, जीवन में, हमारे आस-पास, उसके प्रति प्रतिरोध का स्वर उठाना, यह साहित्य की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जब वह प्रश्न उठाएगा, प्रतिरोध का स्वर उठाएगा, तभी ज़ाहिर है कि उन चीज़ों से समाज को मुक्ति मिलने का एक मार्ग खुलता है। तो मेरा जो अपना विचार है, वो भी यही है, देखिए, कि अपने लेखन के माध्यम से जो कुछ गलत हो रहा है, उसके प्रतिरोध में हम अपना स्वर उठाएँ। क्योंकि जब हम स्वर उठाएँगे प्रतिरोध में, तभी वह जो गलत हो रहा है, उसका जो होना है, उसे हम थोड़ा बहुत, पूरी तरह तो नहीं, थोड़ा बहुत रोक सकें। क्योंकि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर प्रहार नहीं करेंगे, जब तक उस पर कटाक्ष नहीं करेंगे हम, तब तक वो तो होता चला जाएगा फिर। ये तो उसी तरह से है कि जैसे पेड़ों पर देखते होंगे हम सभी लोग कि कुछ तो लताएँ होती हैं जो वो जीवनदायिनी लताएँ होती हैं।
कुछ लताएं ऐसी होती हैं जो जीवन का हरण करती हैं। ऐसी लताएं भी पेड़ों पर छा जाती हैं, छाती हैं। जाहिर है कि वो जीवन का हरण करने वाली जो लताएं हैं, जिनको ऐसे गांव देहात में आकाश बेल कहते थे कि जिसका जड़ नहीं है साहब, वो फैलता चला जा रहा है। या जैसे जल में तैरने वाली जो हरे पत्तियों की वो जो होता है, जिससे जलकुंभी कहते हैं, कि वो जलकुंभी फैलती चली जाएगी, पता चला जल ही सूख गया, कीचड़ कीचड़ रह गया। इसी तरह से पेड़ के पेड़ सूख जाते थे। तो ये जो हम चारों तरफ अपने समाज में जो देखते हैं कि जीवन हरण करने वाली जो लताएं हैं, या जलकुंभी जैसी दिखने वाली जो एक तरह से हानिकारक जो वनस्पति है, या जिस तरह से इसको हम हटाते हैं जल को संरक्षित रखने के लिए, या वनस्पति को संरक्षित रखने के लिए जिस तरह से हम इनकी सफाई करते हैं, मैं समझता हूँ रचनाकार का भी काम वही है। मेरा तो विचार यही है कि हमारा काम वही, एक तरह से देखा जाए तो रचनाकार जो है एक तरह का सफाई कर्मी है। हाँ, हम लोग, क्योंकि सफाई कौन करेगा भाई? हम ही तो करेंगे। और उसके लिए कभी-कभी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हैं? उसमें डूबना पड़ता है कभी-कभी, उसमें जाकर हमको डूबना पड़ता है। स्वयं उसमें हमको उसका पार्ट बनना पड़ता है, और उसपे खरोंचें भी आती हैं, चोट भी लग सकती है, हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं जब सफाई करने जाते हैं हम। तो इस तरह से जो कुछ भी अवांछनीय है, उसको हम अपनी रचना के माध्यम से उसको हम कितना हटा पाते हैं, यही हमारा दायित्व है कि उसको हम हटाते हुए और जीवन को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे ले चलें। जी सर, अगला सवाल है मनोज कुमार जी का है कि वो कह रहे हैं, सीधा से एक लाइन का सवाल उन्होंने लिखा है कि जहरबाद के बारे में कुछ बताएं। एक कितना सही लिखा है उन्होंने। अब क्या बताएं भाई जहरबाद के बारे में। मनोज जी, जहरबाद आपने पढ़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाठक को तो समझ जाना चाहिए कि क्या है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जहरबाद बहुत प्रारंभिक रचना है मेरी, बल्कि वैसे तो प्रकाशन का क्रम अगर देखें तो तीसरे नंबर पर है ये मेरे उपन्यासों का जो प्रकाशन है। पहला उपन्यास समरशेष है, छपा मेरा। उसके बाद फिर जीनी जीनी बिनी चरैया का प्रकाशन हुआ। उसके बाद जहरबाद का प्रकाशन हुआ। लेकिन अगर लेखन क्रम के दृष्टि से देखें तो मैं यहाँ बता दूं कि यह पहला उपन्यास है मेरा, जहरबाद। जहरबाद उपन्यास को मैंने एक तरह से कई बार लिखा है, बल्कि मुख्य रूप से तो 3 बार लिखा है। और इसको मैंने पहली बार लिखा उस समय जब मैं एमए का विद्यार्थी था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब मैं एमए कर रहा था, उस दौरान मैंने इसे लिखा। तब ये काफी बड़ा था। कुछ अरसे के बाद अपने ही लिखे हुए को, तब इसका नाम जहरबाद भी नहीं था। तब इसका नाम रखा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, रेवा तट। जहरबाद का जो पूरी कथा है वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जो बहती है, नर्मदा नदी मुख्य रूप से वहां की नदी है। तो नर्मदा के किनारे आसपास इसकी घटनाएं घटती हैं। और नर्मदा का एक नाम रेवा भी है। कालिदास ने मेघदूत में रेवा शब्द का प्रयोग किया है। रेवाम द्रक्षस्य उपल विषमे विंध्य पादे विशीर्णाम। तो रेवा शब्द वहां से मुझे मिला था मेघदूत से, तो मैंने रेवा तट, नर्मदा के किनारे, इस तरह का नाम रख दिया था। बहरहाल मैं बहुत कुछ दिनों के बाद जब मैंने अपने लिखे हुए को पढ़ा तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। जाहिर है, एक तो समय बीतने के साथ जब थोड़ी सी परिपक्वता आती है तो विचार भी बदलते हैं और भाषा भी बदलती है। फिर वो पुरानी भाषा
पुरानी अच्छी नहीं लगती, कुछ इस तरह से रहा होगा, तो मुझे ठीक। पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको नष्ट कर दिया। कुछ अरसे के बाद फिर मैंने उसको दोबारा लिखा। तो पहले जो लिखा था वो करीब 300 के पेज से कुछ ज़्यादा था। दूसरी बार लिखा तो वो भी 200 पेज के आस-पास हो गया। उसको भी मैंने रख दिया, उसके कुछ अरसे के बाद उसको भी मैंने पढ़ा। उसको भी मैंने पढ़ा तो वो भी फिर मुझे नहीं जचा। मुझे लगा कि भई ये तो बहुत गड़बड़ है ना? तो उसको भी मैंने नष्ट कर दिया। मतलब वो है नहीं मेरे पास, नष्ट कर दिया मैंने। उसके बाद फिर काफ़ी बात उन दिनों मैं बनारस में था। बनारस में बैठ के इसको भी लिखा है मैंने। तो फिर लिखा है इसको मैंने। तो इसको जब मैंने लिखा तो और छोटा हो गया ये, छोटा-सा उपन्यास है ये। तो बल्कि बनारस में एक मेरे मित्र थे, वो वहाँ काम करते थे नागरिक प्राणी सभा में। तो वो पूछते रहते थे, "भई आजकल क्या लिख रहे हैं ये वो?" तो मैंने इसके बारे में बताया और उनको ये भी जानकारी दी कि कैसे मैंने इसके 2 रूप, 2 ड्राफ्ट इसके मैं नष्ट कर चुका हूँ। तो जिस रजिस्टर पर मैंने इसको लिखा था वो मुझसे माँग के ले गए और उसको वापस नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, "क्यों? वापस कर दीजिए।" तो उन्होंने कहा, "मैं वापस कर दूँगा तो कुछ दिनों के बाद कहीं इसको भी ना फाड़ दें आप, क्योंकि पहले 2 ड्राफ्ट फाड़ चुके हैं आप।" तो कहा, "अब ये ना फाड़ दें आप तो इसलिए इसको आप इसको प्रकाशित कराइए आप, इसको इसको छपवाइए।" अरे! मैंने कहा, "भई ये कौन छापेगा इसको?" तो बहरहाल उन्होंने ही उसको तब उस समय भाई बहुत बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, बहुत प्रख्यात पत्रिका हुआ करती थी धर्मयुग। धर्मयुग भारती उसके संपादक थे, तूती बोलती थी उनकी। उन्होंने उसकी कॉपी-वॉपी कर लिखवा-उखवा कर किसी से फेर-वेर करवा कर क्या उन्होंने धर्मयुग भेज दिया। अब इतनी बड़ी पत्रिका में धर्मयुग में छपना तो इतना आसान नहीं था। तो बहरहाल वो पता चूँकि मेरा था तो वापस आया मेरे पास। तो वापस आया तो उसमें रवि भारती का छोटा-सा कमेंट था, जिसमें लिखा था कि भई ये रचना बहुत लंबी है और धारावाहिक ये छप नहीं सकती और एक अंक में छापना इसको संभव नहीं है, इसलिए ये नहीं छप पाएगी। तो बहरहाल वापस तो आ गई, लेकिन भारती जी का ये कमेंट पढ़कर मुझे लगा कि इसका मतलब भारती जी ने पढ़ा है इस उपन्यास को। तो और उनको खराब उपन्यास लगता तो हो सकता है ये कमेंट ही ना लिखते, वो खाली वापस आ जाती मेरे पास चीज़। लेकिन कुछ कमेंट लिख दिया है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि कुछ कहीं न कहीं कुछ अच्छा लगा होगा उनको। ये सोचकर फिर वाक़ई उसको नष्ट नहीं किया मैंने। फिर वो बच गया और फिर वो आज आप लोगों के समक्ष है। हालाँकि सबसे पहले बनारस की एक पत्रिका वहाँ से निकलती थी, कहानीकार नाम से। तो उसके संपादक भी जानते थे इस बात को, तो उन्होंने माँगा तो ख़ैर पूरा तो उसमें भी नहीं छप सकता था, लेकिन कुछ संक्षेप करके संक्षिप्त रूप में पूरा एक ही अंक में छपा था। बाद में फिर वाणी प्रकाशन से ये पूरा उपन्यास छपा। तो ज़ाहिर है कि ये तो इसकी कहानी है, इसके लिखने और प्रकाशित होने की। और उपन्यास में जो कुछ है वो पाठकों को पता ही है जिन्होंने पढ़ा है कि वो मध्य प्रदेश का एक अंचल है जो तत्कालीन मंडला ज़िले में वो अंचल आता था और अब तो जिस अंचल का वो उपन्यास है, डिंडौरी वहाँ एक कस्बा हुआ करता था, तहसील होती थी, लेकिन अब वो तो ज़िला हो गया है डिंडौरी। तो चूँकि मेरी माँ मध्य प्रदेश की थीं, वहीं की थीं, तो पैदा भले मैं इलाहाबाद ज़िले के गाँव में हुआ, लेकिन मेरा बचपन मध्य प्रदेश के डिंडौरी के आस-पास नर्मदा के नदी के किनारे वो गुज़रा। तो ज़ाहिर है कि बचपन के वो जो मेरे अनुभव हैं वहाँ के और वहाँ का जीवन जिस तरह से मैंने उसको देखा, उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। अब जैसा भी है वो पाठकों के समक्ष है। जी। अगला सवाल है सुधा जी का, सुधा अरोड़ा जी का। जी। तो उन्होंने तो सबसे पहले ये कहा है कि वो आपके लिखे हुए की बहुत मुरीद हैं और फिर इसके बाद कहा कि आज के अपने समय पर आपकी कोई टिप्पणी और आगे जोड़ा है कि कोई टिप्पणी करने के लिए आपसे कहा है उन्होंने और उसके बाद जोड़ा है कि बहुत कुछ तो अंदर कुलबुलाता होगा, ज़रूर कुलबुलाता होगा, तो क्या कुछ लेखन में भी उतरेगा? हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सुधा जी, आपने याद किया मुझे और ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा लिखा हुआ आप पढ़ती हैं और आपको अच्छा भी लगता है और ज़ाहिर है कि आप भी लिखती हैं
तो जो भी रचनाकार होता है उसके भीतर कुछ न कुछ तो कुलबुलाता रहता है, हमेशा ही कुलबुलाता रहता है और क्योंकि और बहुत कुछ कुलबुलाता रहता है भीतर और जितना भीतर होता है उसका एक छोटा-सा हिस्सा ही शायद वो बाहर आ पाता है और ज़ाहिर है कि बहुत दिनों से अभी जो मेरा हाल ही का उपन्यास जो पिछले साल मतलब 2019 में प्रकाशित हुआ कुठाओं, जिसकी चर्चा विक्रम जी ने की थी आरंभ में। अब वो एक ऐसा विषय था कि एक लंबे अरसे से मेरे ज़हन में वो विषय कुलबुला रहा था कि ये जो भारतीय समाज है जिसमें कि जिसको हम लोग बाँट कर देखते हैं कि हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, तो अ, यह बात थी कि भई हिंदू समाज तो जातियों में बँटा हुआ है और जातिवाद है, भयंकर जातिवाद है। यही नहीं अस्पृश्यता भी है, अछूत की समस्या भी रही है हमारे यहाँ, अभी भी है। लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में शायद लोगों को ये जानकारी नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी जैसी बनी हुई थी, अभी भी कितनी है मैं नहीं जानता, कि सब मुसलमान तो मुसलमान होता है, सारे मुसलमान तो बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। मुस्लिम समाज भी जातियों में बँटा हुआ है और बल्कि मैं कहूँ ये अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी कि हिंदू समाज में जितनी जातियाँ हैं, लगभग उतनी ही जातियाँ मुस्लिम समाज में भी हैं। क्योंकि बहुत सी जातियों ने हमारे यहाँ जो धर्मांतरण किया था और धर्म बदल कर वो मुसलमान हुए थे। तो धर्म तो बदल गया था उनका लेकिन उनके पेशे चूँकि नहीं बदले थे और पेशों का संबंध ही जाति से होता है। तो इसलिए जब पेशे नहीं बदले तो उनकी जातियाँ कहाँ से बदल गईं? क्योंकि पेशे तो वही करते रहे वो। मान लीजिए कपड़ा धोने वाला एक व्यक्ति है या बाल काटने वाला व्यक्ति है, वो हिंदू था, अब वो मुसलमान हो गया। लेकिन वो कपड़ा धो रहा है और बाल काट रहा है। तो चूँकि काम वही कर रहा है, इसलिए भले ही वो मुसलमान हो गया हो, उसकी जाति नहीं बदली, वो उसी जाति का रहा। यही नहीं समाज में जो स्थिति हिंदू समाज में कपड़ा धोने वाली या बाल काटने वाली जाति का है वही स्थिति मुस्लिम समाज में भी है। ऐसा नहीं कि उसकी स्थिति बदल गई हो। तो यह एक ऐसा ऐसा पॉइंट था, ऐसा यथार्थ था जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में कुलबुला रहा था। हालाँकि इस पर लिखने का विचार मेरा बना सन 2002 में। आरंभ में ज़िक्र किया गया कि 2002 में जो इंटरनेशनल बुक वीक का आयोजन हुआ था म्यूनिख, जर्मनी में, तो वहाँ मैं गया। तो वहाँ क्यों आइडिया आया? क्योंकि वहाँ आइडिया ये आया कि वहाँ मुझे बोलना था भारतीय मुस्लिम समाज पर एक व्याख्यान देना था मुझे। तो जब मैंने वहाँ व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान में इस विषय को उठाया मैंने कि भारतीय मुस्लिम समाज जो भारतीय हिंदू समाज है, उससे कितना भिन्न है और कितना समान है। तो मैंने कहा, "भई भिन्नता तो बहुत कम है, समानता बहुत ज़्यादा है।" तो सबसे बड़ी समानता तो यही है कि जातिवाद वहाँ भी है, जातिवाद यहाँ भी है। जितनी जातियाँ उधर हैं, उतनी जातियाँ लगभग उतनी, अगर 100% नहीं हुई तो 98% तो होंगी। इस तरह से हैं। तो जब मैंने इस बिंदु को वहाँ पर उठाया, तो 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएँ वहाँ पर आईं म्यूनिख में। एक प्रतिक्रिया तो ऐसी आई वहाँ जो भारत से गए हुए बहुत से मुसलमान वहाँ रहते हैं। अ, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है कुछ। उनमें से एक सज्जन बहुत नाराज़ हो गए, बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो बदनाम कर रहे हैं आप, हैं? कहे साहब इस्लाम में तो कांसेप्ट नहीं है। हमने कहा भई इस्लाम में कांसेप्ट, मैं कहाँ कह रहा हूँ इस्लाम में कांसेप्ट नहीं है जाति का, लेकिन समाज में तो कांसेप्ट नहीं, समाज में तो है, ये तो समाज का यथार्थ है। मैं तो धर्म की, इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समाज की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये देखा मैंने कि रोष है, कि साहब देखिए कि जैसे कोई जानबूझ कर अनजान बन रहा हो कि नहीं साहब है ही नहीं जातियाँ। और एक तो प्रतिक्रिया ये, दूसरी प्रतिक्रिया जो वहाँ के लोग थे, जो जर्मन थे और भी यूरोपियन थे वहाँ पर, उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल इससे परिचित ही नहीं थे। वो भी यही सोचते थे कि मुसलमान तो मतलब मुसलमान होता है साहब। तो जैसे ये विषय था, एक लंबे समय तक मेरे ज़हन में
ये कुलबुलाता रहा और अंततः फिर मैंने इस पर उपन्यास ये लिखा कुठाओं। तो इसी तरह से मेरे मस्तिष्क में ज़ाहिर है लेखक हूँ तो छोटा-मोटा तो ज़ाहिर है विषय बहुत सारे हैं। बहुत सारे विषय हैं वो कुलबुलाते रहते हैं। अब ये है कि जैसे मैं बताऊँ कि बनारस में रहते हुए ही बहुत सारे विषय मेरे दिमाग में आए और मैं तो प्रायः कहता हूँ कि अपने आप में बनारस में न जाने कितने उपन्यास अंदर जो है छिपे हुए हैं वहाँ के भीतर अंतःस्था में, क्योंकि बनारस की हर गली में मुझे एक उपन्यास नजर आता है। अब शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है ना, गली आगे मूर्ति है, तो मैंने कहा यार यहाँ तो गली गली में उपन्यास है। तो बनारस में रहते हुए तो ही इतने सारे विषय आए, जैसे वहाँ पर मैं बताऊँ कि ये जो श्मशान घाट हैं या जो तमाम पंडों का जो जीवन है, पुजारियों का जो पूरा संसार है वहाँ, मंदिरों का जो पूरा संसार है, इन सबों को देखते हुए मेरे मस्तिष्क में आया था कि भई यह भी एक बनारस का बहुत बड़ा यथार्थ है, बहुत बड़ा पक्ष है, इस पर भी कुछ लिखना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि वो बस कुलबुलाता ही रहा। अब वो अब देखिए और भी बहुत से हैं। ये इसी तरह से नौकरी करते हुए, हैं, नौकरी करते हुए जो जिसको कहते हैं कि जो लाल फीताशाही है, इसको लेके इतने अनुभव हैं मेरे, इतने कट उतिक्त अनुभव आए हैं मेरे कि यह अपने आप में एक उपन्यास का विषय हो सकता है। तो बहुत सारे विषय हैं और जैसा कि ज़हरबाद की बात अभी आई, ज़हरबाद लिख तो दिया मैंने, लेकिन वो ज़हरबाद का ज़ाहिर है बचपन के अनुभव हैं, कुछ एक वहाँ थोड़ा-सा जो जीवन था मेरे आस-पास, उसी को मैं लिख पाया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वो पूरा क्षेत्र, क्योंकि मैं बीच में जाना हुआ वहाँ, उसी इलाके में, तो मैंने सोचा कि भई ये जो पूरा इलाका है, ये ये एक तरह से सेमी ट्राइबल और आदिवासियों का पूरा क्षेत्र है। इधर आदिवासियों पर बहुत लिख रहे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं, कविताएँ भी लिख रहे हैं लोग, कहानियाँ, उपन्यास आए अच्छे। लेकिन मेरा भी मन करता है कि वहाँ के जो सेमी ट्राइबल जो वो जीवन है, उस पर लिखना चाहिए। लेकिन वही संकट वही है कि वो समग्रता में कैसे आ पाएगा, क्योंकि अब मैं इतना दूर हो गया हूँ उससे, दिल्ली में आकर बस गया हूँ और उतना संभव नहीं लग रहा है कि मैं कितना समय दे पाऊँगा वहाँ जाकर। लेकिन विषय अनंत हैं। तो वो मुक्तिबोध की एक कविता है ना, मुझे कदम-कदम पे चौराहे मिलते हैं, तो उसमें मुक्तिबोध कहते हैं कि संकट इसके वो कहते हैं कि हर जगह मुझे तो जगह-जगह उपन्यास मिलते हैं, महाकाव्य मिलते हैं, तो कहें विषय विषय का संकट नहीं है, संकट चयन का है। तो संकट वही है कि जो कुछ अंदर से कुड़कुड़ा रहा होता है, उसमें से क्या चुनें और किस पर लिखने बैठ जाएँ। तो अब भविष्य में क्या मैं चुनूँगा, किस पर लिखूँगा, ये तो अभी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी सुधा जी, इतना तो है कि मैं कुछ न कुछ तो लिखूँगा बाहर, आप लोग देखेंगे और जी सर। 3 लोगों ने 3 सवाल पूछे हैं और वो तीनों झीनी-झीनी बीनी चदरिया से संबंधित हैं। हुँ, तो मैं सोचता हूँ कि इन तीनों को एक साथ मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप उनको पहला सवाल है दीपक शर्मा जी का। हुँ, वो कह रहे हैं कि झीनी-झीनी बीनी चदरिया बुनकरों पर है, लेकिन शीर्षक से अलग लगता है। तो इस हुँ, पर उन्होंने कहा है कि आप टिप्पणी दें। दूसरा उसके साथ जो क्लब कर रहा हूँ मैं, संजय कुमार जी का है। उन्होंने लिखा है कि आपने बनारस के बुनकरों पर जिस सहभागिता से लिखा है, तो क्या आपको रेणु जैसे लेखकों ने मुतासिर किया, जिन्होंने सहरसा और पूर्णिया के बाढ़ग्रस्त और ऊसर जमीन में मुश्किल से जीवन यापन करने वाले मिथिलांचल वासियों के चाक्षुष वर्णन मैला आंचल और दूसरे उपन्यासों में किए हैं। तो क्या रेणु जैसे लेखकों ने आपको मुतासिर किया? और तीसरा उसी से संबंधित है, अखिलेश तिवारी ने किया है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया में सांप्रदायिकता के मसले पर वो जानना चाहते हैं कि इस पर कुछ आप कहिए। हुँ। ज़ाहिर है कि दीपक जी, संजय जी
अखिलेश जी भैया, आप लोगों का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने प्रश्न उठाया। तो भई पहला जो प्रश्न है कि जो उपन्यास का शीर्षक है झिनी झिनी बिनी चदरिया, और उपन्यास में जो बुनकरों का जीवन है, तो वो दोनों में मेल नहीं खाता। तो क्या मेल नहीं खाता भाई, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि झिनी झिनी बिनी चदरिया पंक्ति तो मेरी नहीं है, ये कबीर की पंक्ति है। और कबीर की वाणी है ये। और अ, ये ये पंक्ति मैं समझता हूँ बहुत ही केंद्रीय पंक्ति है, और इसका ये पंक्ति ही नहीं बल्कि ये पूरा पद, बल्कि बुनकरों के जीवन के भीतर से निकला हुआ पद है। और ऐसी तमाम पंक्तियां कबीर की हैं जो उनके अपने जीवन या बुनकरों के जीवन से निकली हुई पंक्तियां हैं। तो अगर ये मेल नहीं खाता तो जाहिर है कि इसके लिए लेखक ही जिम्मेदार है कि पंक्ति में या शीर्षक में और किसी रचना में अगर मेल नहीं खाता तो जाहिर है कि अ, या तो शीर्षक गड़बड़ है या तो रचना गड़बड़ है। तो बहरहाल दोनों में से अगर कोई भी गड़बड़ है तो जाहिर है पाठकों को पूरा अधिकार है उसको गड़बड़ मानने का। और मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कौन-सी बात ऐसी है जो मेल नहीं खाती है। अगर भविष्य में कभी समझ में आएगी तो शायद मैं सोचूँगा इस पर, और जवाब तो मैं क्या क्या दूँगा, ये तो कोई जब प्रश्न भी नहीं है, बल्कि एक तरह से ये तो एक आप लोगों की, आपके भीतर की भावना है, आपकी कि भई आपको दोनों में कोई तालमेल समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक झीनी झीनी बीनी चौधरी के लेखन को लेकर फणीश्वरनाथ रेणु का प्रभाव की जहाँ तक बात है, मैं इसको इस रूप में तो नहीं देखता कि ये प्रभाव है। क्योंकि देखिए, प्रभावित तो हम लोग सभी से होते हैं ना। प्रभाव तो सब कुछ का पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ देखते हैं या जो कुछ पढ़ते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हर कथाकार ख़ास तौर से सबसे पहले जब लिखना शुरू करता है तो वो प्रेमचंद से प्रभावित होता है। क्योंकि प्रेमचंद को ही पढ़ रखा होता है उसने। स्कूल से ही वो प्रेमचंद को पढ़ता चला आता है। तो जैसे ही लिखना शुरू कर देता है तो वो प्रेमचंद के प्रभाव से शुरू कर देता है वो। बाद में धीरे-धीरे वो जाकर कोई फिर अपना एक क्षेत्र बना पाता है। तो हम सभी लेखक तो बाद में हैं, पाठक तो पहले हैं। तो हमने जो पढ़ा तो ज़ाहिर है प्रेमचंद का भी प्रभाव है ही, फणीश्वर रेणु का भी प्रभाव है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा मैं कम से कम तो नहीं मानता कि मैं रेणु जी से प्रभावित होकर मैंने झिनी झिनी बिनी चंद्रिया को इस प्रकार लिखा। मैं कम से कम इसको नहीं मानता। लेकिन अगर पाठकों को ऐसा लगता है कि भाई रेणु जी से प्रभावित है, तो पाठकों को पूरा अधिकार है इसका मानने का। और यह मेरे लिए कोई ऐसा दुखद तो बात नहीं, बल्कि सुखद ही है। अच्छा है कि अगर रेणु जी का प्रभाव आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें, कि रेणु जी ने जिस तरह से मैला आंचल में या भर्ती परिकथा में पूर्णिया और उसके क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के जीवन संघर्ष को जैसे देखा और जिया, भोगा, उसको लिखा उन्होंने। और अगर उसी तरह की चीज़ झिरी-झिरी भिचवैया में नज़र आती है, तो मैं तो समझता हूँ कि ठीक है भाई, रेणु की महानता है कि वो चीज़ मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत आ गई। अब जहाँ तक अ, सांप्रदायिकता की बात है कि भई तो झिरी-झिरी बीनी चदरिया के संदर्भ में सांप्रदायिकता की बात तो मैं क्या बताऊँ? मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने और भी रचनाएँ मेरी पढ़ी हैं, कि सांप्रदायिकता के विरोध में जितना भी लिख सकता था मैंने लिखा है। मैंने मेरी अनेक कहानियाँ हैं जो सांप्रदायिक तत्वों पर या सांप्रदायिकता के विचार पर चोट करने वाली कहानियाँ हैं। मैंने अपने उपन्यासों में भी क्योंकि देखिए,
बहुत पहले प्रेमचंद ने कह दिया था कि समाज का सबसे बड़ा कोढ़ कहा सांप्रदायिकता को, कि ये कोढ़ है, एक भयानक बीमारी है। और ये सांप्रदायिकता एक ऐसा विचार है जो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता, वो मनुष्य को मनुष्य ही नहीं रहने देता। तो मैं जितना मुझसे हो सका है अपनी कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से सांप्रदायिकता के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने लिखा है। और जाहिर है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया में भी जहाँ कुछ मुझे लगा है वो मैंने लिखा है। और वो कोई सायास नहीं है कि कोशिश करके जानबूझ कर नहीं लिखा है मैंने। जो स्वाभाविक है, जैसा है वैसा ही लिखा है मैंने। और मैं भविष्य में भी ऐसा लिखूंगा। तो इसलिए सांप्रदायिकता को लेकर मेरे लेखन को आप देखें, पढ़ें। बस मैं तो यही कह सकता हूँ, और मैं क्या बताऊँ इस बारे में। जी। एक साथी है डॉक्टर रामभवन यादव, वो है सिक्किम में और अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में वहाँ। जी। तो उन्होंने सवाल भेजा है कि हाशिए के समाज या विरोध के साहित्य में सौंदर्य बोध को कैसे चैलेंज किया जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सौंदर्य बोध उन्होंने चूंकि वो बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है सौंदर्य बोध को कैसे चैलेंज किया जाए, तो मुझे ऐसा मेरा अनुमान है कि जो एक एलीट सौंदर्य बोध होगा, इससे उनका लेना देना होगा, ऐसा उनके पदबंध से लगता है। बाकी तो जो उनका सवाल है वो मैंने ठीक ठीक वही पढ़ के आपको बताया है। देखिए, सौंदर्य बोध जाहिर है कि ये आलोचना का शब्द है, और जिसको यादव जी ने पूछा है एस्थेटिक सेंस। तो देखिए, जब हम सौंदर्य बोध की बात करते हैं तो सौंदर्य, सवाल ये कि सौंदर्य है क्या, और सौंदर्य कहाँ दिखाई पड़ता है और क्यों दिखाई पड़ता है। तो देखिए, सौंदर्य जो है वो किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में तो होता नहीं। सौंदर्य जो है वो हमारी दृष्टि में होता है। तो जो कुछ तथाकथित सुंदर, जिसे हम कहते हैं ये बहुत सुंदर है, तो जो कुछ सुंदर है केवल लेखक उसी में सौंदर्य बोध नहीं ढूंढता। जिसे हम तथाकथित असुंदर कहते हैं, जो असुंदर हो सकता है, उसमें भी सौंदर्य बोध होता है, उसमें भी सौंदर्य होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सौंदर्य नहीं होता है। तो और चूंकि हाशिए के समाज की बात भी इसमें आई है, इसलिए शायद मैं उनका संकेत ये समझ रहा हूं कि जिस हाशिए की समाज की बात हम कहते हैं, जिस हाशिए का समाज है, वो समाज तो देखने में बदरंग है, देखने में बहुत बदरंग है। वह कोई बहुत खूबसूरत नहीं है वह समाज, क्योंकि इतनी जटिलताएं हैं उसमें, इतना संघर्ष है, इतना दुख है, इतनी यातना है, इतनी पीड़ा है वहां। तो वहां 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 कैसे कैसे सौंदर्य की तलाश होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी सौंदर्य है, वहां भी सौंदर्य है। ये एक मनुष्य केवल सज धज कर कार में बैठा है तो सिर्फ वही सुंदर नहीं लग रहा है। जो मनुष्य खेत में परिश्रम कर रहा है वह भी सुंदर लगता है। उसके शरीर पर जो पसीना छलक रहा है उसमें उसका सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है। तो सौंदर्य तो हर जगह है, सौंदर्य हर जगह है। और मैं ध्यान दिला दूं यहाँ की निराला की कविता है ना, वह तोड़ती पत्थर। अब वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़ें अगर, तो पत्थर तोड़ रही है एक मजदूर, और निराला ने उस मजदूर स्त्री का कैसा सौंदर्य बोध जागा होगा निराला के भीतर कि वह पूरी कविता सौंदर्य का प्रतीक बन गई है। अद्भुत कविता है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, जबरदस्त कविता है। तो जो हाशिए का समाज है वहां भी सौंदर्य है। जैसे हम समझते हैं कि नहीं, फूल ही केवल सुंदर होता है, जी नहीं,
वो फूल में जो कांटे होते हैं इर्द गिर्द ना, वो भी सुंदर होते हैं। और मैं बता दूं कि गुलाब गुलाब एक ऐसा फूल है, उसमें कांटे बहुत होते हैं। कांटों को अगर निकाल दीजिए तो गुलाब का सौंदर्य ही खत्म हो जाएगा। तो कांटों से ही गुलाब का सौंदर्य है। तो अ, जब तक हम, जिसे हम हाशिए का समाज कहते हैं, जब हम उसको देखेंगे और समझेंगे और उस दृष्टि से समझेंगे, जिस दृष्टि की मैंने बात की, उसी दृष्टि के बाद वहां भी करते हैं। निराला भी अपनी कविता में दृष्टि की बात की है उन्होंने। तो दृष्टि किस है कि वो दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि में सौंदर्य जब होगा, उस सौंदर्य को देखने की क्षमता होगी, तभी हम वहां सौंदर्य को देख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आरंभ में ही कहा कि सौंदर्य वस्तु में या व्यक्ति में नहीं है, बल्कि सौंदर्य दृष्टि में है। जी सर, ये हमारे कार्यक्रम के दौरान ये हमारे हिंदी के और उससे जुड़े हुए पाठकों के और जो श्रोता हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सवाल थे सर। और इसमें अब उनके सवाल खत्म हो गए हैं। मैं चूँकि अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा-सा अपने सीधे-सीधे आपसे बातचीत करने के अ, में होने की स्थिति का एक फ़ायदा उठा के मैं एक छोटा-सा सवाल आपसे कर लेना चाहता हूँ, यदि आप सर कहें तो। और अवश्य, जरूर। साहित्य पर बात करने के साथ-साथ ये जो हमारा दौर है, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिहाज से और समाज में जिस तरीके से बहुत सारा विष उड़ेल दिया गया है, तो आपके बारे में हम लोग ये सुनते रहे हैं, मतलब आपने कहा भी है, लिखा भी है। अभी आप शुरुआत में कार्यक्रम के कह भी रहे थे कि हिंदू को मुसलमान के यहाँ घर मिलना मुश्किल होता है या मुसलमान को हिंदू के घर मिलना। तो ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ है कि आप जब दिल्ली आए थे, तो आपको अपना नाम बदल के, शायद अतुल या इस तरह का नाम बदल करके आपको दिल्ली में रहना पड़ा था। जी। तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोगों को बताएँ कि क्या मतलब उसका क्या संदर्भ क्या था? क्यों ऐसा हुआ? क्या मतलब मैं बहुत साफ-साफ कहूँ तो उसमें एक मुसलमान होने की वजह से आपको घर मिलने में दिक्कत हो रही थी, इस तरह की दिक्कत थी या कोई और दूसरी दिक्कतें थी? और आज इस तरह की कोई दिक्कत हमारे आज के, जब हम 21वीं सदी में 2021 में बात कर रहे हैं हम लोग, आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी चीज़ें चल रही हैं। परिस्थितियाँ पिछले 10 सालों में बहुत बदल गई हैं। तो उस सिलसिले में आज के क्या हालात हैं सर? देखिए, आज के हालात पर अगर हम विचार करें और बात करें तो निश्चित रूप से स्थितियां बहुत बदली हैं और परिवर्तन दोनों तरह से आया है। सकारात्मक परिवर्तन भी आए हैं, नकारात्मक परिवर्तन भी आए हैं। सकारात्मक परिवर्तन ये आए हैं कि हमारी जो ज़हन है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, शक्तियाँ, अंदर की चीज़ें हैं, वो बहुत बदली हैं। बहुत हम आगे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमने प्रगति की है और बहुत से अब रूढ़ियाँ, बहुत सी जो अंधविश्वास या इस तरह की जो चीज़ें थी, उनसे कहीं न कहीं बहुत हम आगे निकल आए हैं और एक एक विकसित जीवन बोध और भावबोध के साथ आज हम जी रहे हैं, लोग जी रहे हैं। तो ये हम देख 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 रहे हैं हम। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं हम कि जैसा कि आपने कहा कि विश्व बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है विश्व। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्य है। जैसे मैं बताऊँ कि ये हिंदू और मुसलमान को लेकर जो बात है, इसी संदर्भ में मैं वो जो आपने पूछा है यहाँ रहने वाली बात को बताऊँगा मैं। लेकिन ये हिंदू-मुसलमान के बीच के जो आपसी संबंध हैं, जिनकी बात हम बहुत करते हैं, अ, कि ये संबंध कैसे रहे हैं और कैसे हैं। अगर हम इनको देखें, पहली बात तो ये कि मैं अ, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ और जो सुन रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, सब पाठकों से, सबसे श्रोताओं से जो भी हैं हमारे मित्र, कि मेरा जो उपन्यास है अपवित्र आख्यान, उसे अगर नहीं पढ़ा है तो उसे अवश्य पढ़ लें। क्योंकि जी, एक तरह से देखा जाए तो उसके केंद्र में यही है। हुँ, जी, कि हिंदू
हिंदू मुस्लिम संबंध कैसे हैं हमारे, कि मान लीजिए कि 5 लोग एक जगह बैठे हैं और उन 5 में 4 हिंदू हैं, 1 मुसलमान है। हम नहीं जानते कि वो मुसलमान है, लेकिन अनजाने में वो 4 हिंदू आपस में मुसलमानों के बारे में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? और जैसे ही पता चलता है कि जो 5वां बैठा है ये तो मुसलमान है, तो उनकी भाषा बदल जाती है। यही ठीक स्थिति दूसरी तरफ है कि मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, उनमें 4 मुसलमान हैं, 1 हिंदू है, हम नहीं जानते कोई हिंदू है। तो चारों मुसलमान जब हिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो किस तरह की बात करेंगे वो? और जैसे ही बात पता चलती है कि उनके बीच एक हिंदू बैठा हुआ है, जो 5वां व्यक्ति है, उनकी भाषा बदल जाएगी फौरन। ये जो हिंदू-मुस्लिम संबंध, इस पर ही वो उपन्यास है पूरा। तो इस पर तो खैर मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद मैंने बहुत फिर लिखा ही एक उपन्यास। एक चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ, पता नहीं आप लोग या अन्य लोग उसको कभी महसूस करते हैं, किया कि नहीं? क्योंकि मैं तो चूँकि इन सारे स्थितियों को मैंने जिया है, भोगा है और ऐसा नहीं है कि अब नहीं जी रहा हूँ या नहीं भोग रहा हूँ। वैसा अवसर बदल गए हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है, लेकिन अंदर से तो है ही। इसलिए शायद मैंने महसूस किया। एक समय था कि हिंदू और मुसलमान ये अलग-अलग दिखाई पड़ते थे। अलग-अलग दिखाई पड़ते थे। उनके नाम अलग हैं, उनकी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति अलग है, उनके रहन-सहन मान लीजिए अलग है, किसी प्रकार का भेद है, हाँ? या मान लीजिए वो एक दूसरे का छुआ नहीं खा रहा है, जैसे मान लीजिए कि मुसलमान का छुआ भी नहीं खाता था हिंदू। जैसे वो अ, अन्य जातियों का तथाकथित जो निम्न जाति हैं, उनका छुआ नहीं खाता था, वैसे मुसलमान का छुआ भी नहीं खाते थे। हैं, जो उच्च वर्ग के जैसे ब्राह्मण हैं, इस तरह के लोग। तो तरह तरह त तमा त तमाम तरह की दूरियाँ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आपस में प्रेम बहुत था। भले एक-दूसरे का छुआ पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, एक-दूसरे से थोड़ा-सा अलग दिखाई पड़ रहे हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपसी प्रेम बहुत था, दोनों। आज क्या बदला है? आज ये बदला है कि छुआ-छूत खत्म, वेशभूषा सबकी एक जैसी हो गई है, रहन-सहन सबका एक जैसा हो गया है, एक जगह बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो जो पहले वाला प्रेम था ना, वह प्रेम आज जो यह दृष्टिगोचर नहीं होता, उसमें कमी आ गई है ना? पहले तमाम तरह का अलगाव होने के बावजूद प्रेम की एक डोर थी साथ जिसने बहुत ही जिस बांधे हुए थी, बड़ी सख्ती के साथ दोनों, वो नहीं टूट पाती थी साथ। यहाँ तक कि झगड़ा हो जाए आपस में, बोलचाल बंद हो जाए, इसके बाद भी वो प्रेम बना रहता था। आज तो बगैर झगड़े के ही प्रेम खत्म है, बल्कि मित्रता है देखा जाए तो एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती है, मित्रता है। लेकिन भीतर-भीतर ये भावना कुतरती है, अरे! है तो मुसलमान ना, है तो हिंदू ना, है ना? सब कुछ है, साथ में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये फीलिंग, अंदर से ये एहसास कि मुसलमान है तो सोचेगा अरे यार कुछ भी हो, लाख अपना है, लाख हमारे तरफ पक्ष में है तो क्या हुआ? है तो हिंदू, हैं? इसी तरह हिंदू सोचता है, अरे यार ठीक है लाख दोस्ती सही, लाख सब कुछ गई, है तो मुसलमान। तो ये है तो मुसलमान, है तो हिंदू। यह बात पहले उतनी नहीं थी, जितनी अब बढ़ गई है। यानी पहले उस अलगाव था लेकिन विष नहीं था। उसको अलग करने की कोई चीज़ थी तो उसको मैं समझता हूँ जैसे खटाई, खटाई जैसे दूध में डाल दिया जाए तो जैसे दूध अलग-अलग हो जाता है। कुछ इस तरह से कुछ था, मतलब जो जैसे आप या पानी और तेल एक में नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरह से अलग है ना? लेकिन शत्रु नहीं है एक-दूसरे के, है ना? अब शत्रु नहीं है। जैसे रहीम ने प्रेम पर बहुत बहुत लिखा है रहीम ने, बहुत सारे दोहे, बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं रहीम ने। उनका एक दृष्टांत बहुत याद आता है मुझे कि ऐसी प्रीत न कीजिए जस खीरा ने की, हाँ? बाहर-बाहर एक है, भीतर फाके तीन। खीरे का दृष्टांत दिया
कि खीरा ऊपर से देखने में एक है, हाँ? समूचा दिखाई पड़ता है, कहीं कोई रेखा नहीं, कहीं कोई विभाजन नहीं है। लेकिन उसको काटिए अगर उसको, तो अंदर देखेंगे कि 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो ये जो खीरा वाला संबंध है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है कि जो ऊपर से देखने में सब ठीक था, बहुत अच्छा लग रहा है साहब, लेकिन अंदर जो है विष भरा हुआ है, अंदर फाक बनी हुई है साहब। तो अंदर वाली फाक जो है, ये मैं समझता हूँ कि आज जो गहरी होती चली गई है और चली जा रही है, यह बहुत दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। इसको कैसे हम दूर करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चुनौती है और ख़ास तौर से बुद्धिजीवियों के लिए, लेखकों के लिए, रचनाकारों के लिए, कलाकारों के लिए, ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं तो कभी-कभी बहुत ही चिंतित हो जाता हूँ कि अब क्या करें? अब क्या करें? हैं? पहले तो थोड़ा बहुत लिखने का थोड़ा असर होता था, अब तो मैं देख रहा हूँ लिखने वाले में उतना असर नहीं हो रहा है साहब। लिख दीजिए आप, है ना? ऐसा-ऐसा विरोध में लिख देंगे क्या होगा? हैं? जैसे कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जैसे तुल कर बैठ गई हैं कि हम तो नहीं मानेंगे साहब। हुँ, हम तो हम तो विभाजित रखेंगे समाज को। भाई समाज को विभाजित रखने का अर्थ है पूरे देश को विभाजित रखना। पूरे देश को विभाजित रखने का अर्थ है पूरी मानवता को विभाजित करके देखना रखना। तो ये जो अंदर-अंदर एक विभाजन का एक खतरनाक खेल चल रहा है, यह बहुत ही भयानक है और इससे न केवल हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, बल्कि इस पर चोट करने की भी ज़रूरत है। अब जहाँ तक वो आपने पूछा मुझसे कि क्या कारण था यहाँ जो नाम बदल कर रहा मैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो सामान्य-सी बात थी। जैसे दूसरे शहरों में होता है, जैसे इलाहाबाद में होता है, बनारस में होता है या भोपाल में होता है। शानी को भी ऐसा दंश बहुत झेलना पड़ा था। शानी इसको लेकर बहुत बल्कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे वो तो, क्योंकि उनका ट्रांसफरेबल पोस्ट थी, सरकारी नौकरी में थे, ट्रांसफर होता था, जाते थे, जहाँ जाते थे वहाँ मकान की समस्या और मुसलमान हैं, है ना? गुलशेर अहमद खां उनको मकान नहीं मिलता था साहब, असली नाम तो ही था। तो इस ये इससे बड़ा बहुत परेशान थे वो, बहुत गुस्सा भी था इनका। मुझे भी ये पता नहीं क्यों ये कल्पना मैंने नहीं की थी। मैंने सोचा यार ये इलाहाबाद है, बनारस है, मिर्ज़ापुर है या इस तरह छोटे-छोटे शहरों में हम लोग रहे। तो जब मैं दिल्ली आया तो मेरे समझ में ये नहीं था कि यार ये तो मैंने सोचा था ये छोटे-छोटे शहरों की मानसिकता है ये, है ना? जहाँ अभी उतने प्रगतिशील नहीं हुए हैं लोग। हुँ? उतनी शिक्षा नहीं है, उतने उतने खुले दिमाग के लोग नहीं हैं। ये मैं सोचा करता था। लेकिन दिल्ली में महानगर, देश की राजधानी, है? बुद्धिजीवियों का इतना नगर, इतना भरमार यहाँ पर और यहाँ भी ऐसी स्थिति होगी, ये शायद मैं सोच नहीं पाया था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ऐसा हुआ मेरे साथ। क्योंकि मैं जब आया तो सबसे बड़ी समस्या तो रहने की थी, क्योंकि दिल्ली तो मेरे लिए अनजान जगह थी। तो कुछ महीनों तक बल्कि मैं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहा। बनारस में मैंने पढ़ाया था। मेरे एक विद्यार्थी आजकल तो प्रोफ़ेसर हैं वो पर्शियन में, प्रोफ़ेसर अनूर हसन, वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं। तो उन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि भई मैं हॉस्टल में कभी किसी का मेहमान, कभी किसी का गेस्ट बनकर रहता था मैं। फिर अब कब तक मैं वहाँ रहता, तो उन्हीं लोगों ने, उन्हीं वहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने मेरे लिए किराए का एक कमरे की व्यवस्था की, वहीं पास में मुनीर का। तो जब किराए के कमरे की व्यवस्था की तो उन्होंने मुझसे कहा कि भई कमरे का तो इंतज़ाम हो गया है, मिल गया है कमरा। ले लेकिन वहाँ रहने के लिए 2 झूठ बोलने पड़ेंगे, 2 बातें। तो मैंने कहा क्या? तो कह रहे एक तो झूठ ये कि भई वो अ, नौकरी पेशा लोगों को कमरा नहीं देते वो। एक परिवार है, उस परिवार के अंदर रहना है, अंदर एक कमरा है। एक तरह जैसे पेइंग गेस्ट रहते हैं।
तो नौकरी पेशा लोगों को नहीं देते, तो आपको एक झूठ से बोल रहा है, कहना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। ज़ाहिर है मैं 1984 में आया था, उस समय देखने में मैं कोई ऐसा ढील-ढाल था नहीं मेरा, तो मैं स्टूडेंट ही लगता था। मैंने कहा ठीक है, ये जेएनयू में पढ़ते हैं भाई। अध्यापकों के नाम भी जानते ही थे, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे, सब कुछ नाम जानते थे। दूसरा लेकिन कहा कि दूसरा जो है आपको हिंदू नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि वो मुसलमान को नहीं देते। अब ये था तो बहुत ही मेरे लिए अजीब बात ये, और झूठ बोलना ही अपने आप में अजीब लगता है, और झूठ बोल कर रहने का मतलब है किसी को धोखा देकर रहना। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है। तो ये करना पड़ा मुझे कि विद्यार्थी अपने को कहना पड़ा, और अपना नाम हिंदू अतुल, आपने सही कहा, यही नाम मैंने रखा था, यही बताया था मतलब मैं, और मैं रहने लगा और रहता था। और मैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट कर दूं बात, कि इसके बावजूद अभी जो बात मैं कह रहा था कि तमाम अलगाव, तमाम भेदभाव, तमाम चीजों के बावजूद जो प्रेम, जिस प्रेम की बात मैंने की, उसको फिर यहाँ यहीं पर याद दिलाना चाहूंगा कि उसी परिवार में यह पता चल जाने के बाद भी कि मैं मुसलमान हूं, कितना प्यार मुझे मिला कि मैं कह नहीं सकता। मतलब अद्भुत था कि वहां जब मैं रहने लगा तो 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। हाँ, तो जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो माहौल बना था पूरी दिल्ली में कि आगजनी हो रही थी, जगह जगह मार काट मचा हुआ था, बहुत ही भयंकर वातावरण हो गया था पूरी दिल्ली में। तो और सब बंद हो गया था, जामिया वगैरह सब बंद। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो जैसे जामिया जाना होता है उस, और मैं खाया करता था हॉस्टल में जाकर, मुनिरका से हॉस्टल में चला जाता था, पेमेंट करके वहाँ खाना खाना होता था। और मैं अगले 2 दिन, दूसरे दिन मैं निकल गया कि जामिया जाना है। मुझे क्या पता सब बाहर आगजनी हुई, सब बंद है। जब देखा जाकर कुछ नहीं, सब सन्नाटा है, दुकानें जली हुई हैं। तो बहरहाल मैं थोड़ी देर के बाद मैं टहलता हुआ वापस आ गया। जैसे ही मैं वापस आया तो जिस परिवार में मैं रह रहा था, वो एक पंजाबी थे, लेकिन हिंदू थे, सिख नहीं थे, जिनके घर में मैं रह रहा था, पंजाबी हिंदू परिवार। तो उनकी जो पत्नी थी, मतलब गोस्वामिनी जो थी, उन्होंने डांट कर मुझसे पूछा कि कहाँ गए थे। जब मैंने बताया कि मैं तो जामिया जाने के लिए बस पकड़ने गया था, बिगड़ गई मेरे पर, फिर पागल हो गए, यहाँ चारों तरफ खून खराबा हो रहा है, आगजनी हो रही है, और ऐसे में तुम बाहर निकल गए, कुछ हो गया होता तुम्हें तो। आप साहब एकदम इतना डांटा मुझे उन्होंने जैसे कोई अपने बेटे को डांटे, और कहा अब तुम कभी कहीं बाहर नहीं जाओगे। और तो मैंने कहा खाना खाने तो मुझे हॉस्टल में जाना पड़ेगा। कहीं नहीं, नहीं कहीं नहीं जाना है, तुम यही खाओगे, यहीं रहोगे, घर के बाहर नहीं निकलोगे। तब तक उनको नहीं पता था कि मैं मुसलमान हूँ। तो बहरहाल मैं उनकी बात मान ली, उनकी आज्ञा मान ली। अब मुझे साहब वो नाश्ता खाना सब खिलाने लगे, और कुछ ही अरसे के बाद जब माहौल सामान्य हो गया, तब जाकर मेरी पोल खुल गई कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ, पोल खुल गई। और जब मेरी पोल खुल गई, मुसलमान हूँ, तो पहले तो चौंके। खैर वो लंबी हो जाएगी कहानी, इसलिए कैसी पोल खुली ये मैं नहीं, मतलब वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ। तो क्योंकि एक घटना घटी तो उन्होंने पूछा कि, बल्कि बता ही देता हूँ मैं, वो मुहर्रम का महीना आ गया था। तो मुहर्रम के महीने में जो मुसलमानों में जैसे शिया सुन्नी होते हैं ना, तो शिया मुसलमानों के यहाँ मजलिस होती है। तो मजलिस में वो मातम करते हैं, नौहा पढ़ते हैं, है मातम, मरसिया वगैरह। तो एक नया कोई मुस्लिम परिवार आया था वहीं पड़ोस में, तो और वो शिया थे, उनके मजलिस हो रही थी। तो वो मातम करने लगे, मातम करने पड़े तो घबरा गए, कह रहे उनके घर में कोई लगता है कुछ हो गया, कोई अशुभ घटित घटित हो गया। लोग रो पीट रहे हैं, औरतें सब रो रही हैं। तो अपने पति से कहने लगी, अरे जाकर देखिए क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कि अरे कुछ नहीं, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा ये इन लोगों का रिवाज है, इन लोगों का कस्टम है, और ये मुहर्रम का महीना है, इसमें ऐसा होता है। तो उलट कर उन्होंने प्रश्न पूछ दिया कि तुम्हें कैसे मालूम, कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये
मुहर्रम का महीना है, इन लोगों के यहाँ रिवाज है, ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि मुझे इसलिए मालूम है कि मैं भी मुसलमान हूँ। तो जब जैसे ही कहा कि मुझे इसलिए मालूम है कि मैं भी मुसलमान हूँ, तो कहने अरे तुम तो कह रहे थे मैं हिंदू हूँ, तुमने अपना नाम तो अतुल बताया था। तो मैंने कहा नहीं, वो आपके सुनने में गड़बड़ी हो गई होगी, मैंने अपना नाम अब्दुल बताया था। नहीं, तो बहरहाल ये घटना घटी और अब्दुल बताया था, अतुल सुन लिया होगा। इसके बाद मैं डर गया कि अब तो ये लोग जान गए कि मैं मुसलमान हूँ, तो कहीं मुझसे कमरा-वमरा खाली करा देंगे। तो मैंने अपने जेएनयू में लोगों से कहा वहाँ कि मेरे लिए कोई भैया दूसरा कमरा-वमरा ढूँढो, ऐसी घटना घट गई है। लेकिन नहीं, इसके बाद भी जो प्रेम भाव था साहब, किसी प्रकार की कमी नहीं। इतना प्यार मुझे उस परिवार ने दिया, और मैं बता दूँ कि कई महीने गुज़र जाने के बाद जब मैं अपने से खाली करने लगा, जब नामवर सिंह जी का अलकनंदा में मकान पोज़ीशन में जब उनके आ गया डीडीए का, तो एक कमरा था, मुझे कहा कि भई अब जाकर वहाँ रहो तुम, हैं? कहाँ किराए के कमरे में पड़े हुए हो इधर-उधर, जाकर वहाँ रहो। तो जब मैं नामवर जी के वहाँ पर आने के लिए जब मैं तैयारी करने लगा और मैं अपना पैकिंग-वूकिंग करने लगा, तो मुझसे पूछते हैं, "क्या हो क क्या क्यों पैकिंग कर रहे हो?" तो मैंने कहा, "मैं एक दूसरी जगह जा रहा हूँ रहने।" तो वो कहने लगी कि यहाँ बेटा तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? कोई हम लोगों से कुछ गलती हो गई क्या? कुछ हम लोगों ने आपके तुम्हारे उसके सम्मान को ठेस पहुँचाई क्या? मैंने इतने वो परेशान कि ये छोड़ क्यों रहा है? यानी जान लेने के बावजूद वो प्रेम भाव बहुत खत्म नहीं हुआ। इतना तो यह मैं बता दूँ, यह होती है भावना। भावना ये नहीं है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। सवाल ये है कि भीतर की, हृदय की जो भावना है, वो महत्वपूर्ण होती है। उसी को बचाए रखने की ज़रूरत है, और यही हम सबकी कामना होनी चाहिए और यही प्रयत्न होना चाहिए कि वो भावना बची रहे। जी। बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के पेज के लिए समय दिया हम सब लोगों को। और हिंदी के कई पाठक हैं जिन्होंने आपको पढ़ा होगा और ज़रूर ही पढ़ा होगा, लेकिन सबकी अपनी सीमा है। हो सकता है कि बहुतों ने न सुना हो सकता है कि बहुतों को आपको सीधे-सीधे सुनने का संगोष्ठियों में या कहानी पाठ में सुनने का मौका न मिला हो, तो आज कुछ ज़रूर ऐसे लोग हुए होंगे जिन्होंने आपको सुना होगा, बोलते हुए देखा होगा। तो ये राजपाल प्रकाशन के पेज से हुआ है, इसके लिए आपके प्रति मैं अपनी तरफ से, राजपाल प्रकाशन की तरफ से बहुत धन्यवाद और बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर। और आपने अपनी बातचीत में जो बहुत सारे सूत्र दिए हैं महत्वपूर्ण, जिसको जिसका इस्तेमाल करके समाज को बहुत ही महीन तरीके से, बारीक तरीके से समझा जा सकता है। और चूँकि समाज को समझा जा सकता है, समाज को समझने के सूत्र हैं, इस तरह से वो साहित्य को भी समझने के सूत्र हैं। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ